हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसके झा सर का जो ग्रुप डी का सेट है, वो ग्रुप डी का सेट नंबर 8 को मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो में बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और प्लीज़ बेल आइकन को दबा देंगे। बाबू, अगर आप सेट नंबर 8 को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं अच्छे से ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस सेट को शुरू से अंत तक देखें। हर सवाल आपको बारीकी ढंग से समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मैथ में किसी भी तरह से, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या अगर आपको मैथ नहीं समझ में आता है, तो आप एक बार हमसे जुड़िए, हर चीज़ आपको क्लियर होगा। क्योंकि मैं आपको उस लेवल से बताऊंगा, जीरो से आपको उठाकर आगे तक लेकर जाएंगे, हाई लेवल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह से सवाल दिया हुआ और क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 46 है। चलिए 46 नंबर को सवाल को देखते हैं। हालांकि ये बोर्ड मास से सवाल लिया गया है और बोर्ड मास का नियम है बाबू, देखिएगा। बोर्ड मास, बी मतलब होता है ब्रैकेट बाबू, ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, का बोलते हैं। यानी मतलब यह कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर का काम करना है। डी से डिवाइड होता है, उसके बाद डिवाइड का, फिर उसके बाद एम से मल्टीपल होता है, ए से ऐड होता है और इससे क्या होता है सब्ट्रैक्ट। हालांकि ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, जो इसका साइन ये होता है। फिर उसके बाद मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं, जो ऐसा साइन होता है। फिर छोटी बड़ी वाला करते हैं तो ये होता है। तो अगर आप इस सवाल में देखिएगा तो सबसे छोटी ब्रैकेट कौन है बाबू, ये है। सबसे छोटी ब्रैकेट कौन है आपके सामने, ये वाला। तो अगर मैं इसके अंदर का काम करूँ तो -28 भागा -4 है। अगर भागा को गुना में करिएगा तो जो भी नंबर आता है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर इसको भागा को गुना में अगर आप करते हैं तो जो -4 ये उल्टा हो जाएगा और उल्टा होकर क्या हो जाएगा, -1, 1/-4 होगा। आप बताइए सर कि -4 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करिए तो 1/-4 होगा कि नहीं, तो ये -4 होगा। माइनस से माइनस ये कट जाएगा बाबू, और 4 से तो कितना हो जाएगा 28, यानी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगले स्टेप में अगर बढ़ते हैं बाबू, ये छोटी ब्रैकेट का काम हो गया। तो ये पूरा का वैल्यू यहाँ से निकाल कर लाएँ, यहाँ से इस चीज़ को लेकर आएँ, कितना बाबू 7। तो यहाँ पर इरेज कर देते हैं और यहाँ पर कितना लिख देते हैं बाबू, 7 लिख देते हैं। चलिए 7 हो गया। आप किसका ब्रैकेट का काम करेंगे, मंझली ब्रैकेट का। तो मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे तो पुनः यहाँ पर क्या चाहिए, वो डिवाइड है। अगर इसको आप गुना में करिएगा तो अगले स्टेप में लिख देते हैं, गुना में करिएगा तो 63 गुने, ये जस्ट रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 1/7। ये 7 नंबर कितना काटिएगा, 63, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। अगले पे काम करेंगे तो यहाँ पर क्या है बाबू, ऑफ है। अगर अगले स्टेप जानते हैं, ऑफ का को बोलते हैं ऑफ, यानी का है। और इसका भाग कैलकुलेशन करके कितना लेकर आए बाबू, कितना लेकर आए, तो 7 नंबर 63, 9 लेकर आएंगे। मंझली ब्रैकेट का काम कर दिए बाबू, तो मंझली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो माइनस क्या लिखा हुआ बाबू, 5 लिखा हुआ है। और आगे बढ़िएगा तो प्लस क्या है, 5 है। बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है बाबू। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ 400 भागा। तो अब आपको क्या करना है कि ध्यान इस बात को देना है बाबू कि पहले आपको किसका काम करना, का। क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, चलिए हाँ सही। तो पहले आपको क्या चीज़ का काम करना है बाबू, का। तो का काम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9×5 = -45 हो जाएगा बाबू। और यहाँ पर क्या बचेगा, -45 हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचेगा 5 प्लस। अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तब ये प्लस माइनस माइनस होगा, और 45 में से 5 जगह तक कितना बचेगा बाबू, माइनस क्या बचेगा, 40, -40। यानी बड़ी ब्रैकेट का काम कंप्लीट कर दिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ बाबू, भागा 400। अब 400 भागा है तो यहाँ पर क्या करिएगा, भागा को गुना में चेंज करिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कितना, 40। काटा पीटा मचाइएगा तो 40 कट जाएगा। और इस सवाल का जो उत्तर होगा -10, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो इस तरह से सवाल को बहुत ही आसान लेवल से आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो में रुके रहेंगे, बने रहेंगे, हर सवाल को मैं आपको समझा कर आगे बढ़ूँगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए बाबू, अगला सवाल आपको रेकरिंग से लिया गया है, बहुत शानदार सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर लिखा हुआ है कि 8
831 831 प्लस 0.7 प्लस 0.003 इस पे रेकरिंग दिया हुआ है। और आपके सामने, हालांकि आपको इसमें बाबू पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सवाल को बस देख के आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ऑप्शन बहुत सुंदर सुंदर दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है 9.092 पे रेकरिंग। ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 9.092 पे रेकरिंग, पूरा पीस पे दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा लिखा हुआ 10.092 पे रेकरिंग, ये दोनों अंक पे रेकरिंग है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 9.09 पे रेकरिंग, इस पे रेकरिंग नहीं। ऐसे में रेकरिंग का स्पेशल वीडियो मैं बना दिया हूं, अगर आप उसका स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं रेकरिंग का, तो मैं इस वीडियो के लिंक जो है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, रेकरिंग वाला वीडियो का लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि इसको कैसे बिना पेन उठाए लगाया जा सकता है, सवाल बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सवाल कितना जल्दी आप बनाते ये मायने रखता है बाबू। और ये चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि सवाल को कैसे सबसे जल्दी और सबसे आसान से बना पाइएगा। सबसे पहले इसमें 2 स्टेप से काम करेंगे वो, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, और सीधा आप ऑप्शन से सवाल को लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं लगाएंगे तब जाके हम क्या बनाएंगे, डिटेल से बनाएंगे, ऑप्शन से पॉसिबल नहीं होगा तब। देखिए सबसे पहले ये देखना है कि डेसिमल के इधर और नंबर को छोड़ देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसको हम दूर दूर तक क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, दूर दूर तक नहीं देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए डेसिमल के बाद ऐसा कितना डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं सर कि पहला पद में 1 अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है। दूसरा पद में देखिएगा तो कुछ पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 7 पे रेकरिंग, यहाँ पर ऐसा कोई अंक है ही नहीं जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो आप यहाँ पर 0 भी लेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास बोले कि आपके पास कितना रुपया है, तो अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया बोलेगा। आपसे कोई पूछे कितना रुपया, नहीं रुपया रहेगा तो आप क्या बोलेगा, 0 रुपया बोलेगा। तो इस पे पहला पद में देखें कि एक ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 लिख दिए। यहाँ पर देखें तो 0 ऐसा अंक है, यानी कि 1 भी पे रेकरिंग नहीं। इस पे 1 अंक पे रेकरिंग नहीं, इसमें ऐसा कोई अंक ही नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं, सब पे रेकरिंग है। आगे हम बढ़ते हैं तीसरा पद में, तो इसमें 2 अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है। कितना अंक पे है, 2 अंक पे। तो आपको क्या करना, पहला स्टेप में आपको ध्यान देना इस बात को बाबू कि पहला पद में 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, दूसरा पद में 0 अंक पे रेकरिंग नहीं है, और तीसरा पद में 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो मैक्सिमम क्या होता है, इसमें आप मैक्सिमम को चुनना, यानी सबसे बड़ा नंबर को। तो मैक्सिमम देखिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। सबसे बड़ा कौन है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कि 1 बड़ा है कि 0 की 2, तो आप देखिए सबसे बड़ा 2 है। मतलब आंसर वही होगा जिसमें 2 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 2, तो आंसर वही होगा जिसमें 2 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। आप इसको घूर घूर कर देखिए, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप इस पे देखिएगा सभी पे रेकरिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए और डी आपको क्या हो गया, बच गया। एक स्टेप और आगे बढ़ना है बाबू, फिर से एक बार अच्छे से समझिए, समझाना मेरा गारंटी, आप इस वीडियो को खाली देखते रहिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझा कर आगे जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके दूसरा स्टेप में देखना है कि पहला पद में कितना अंक पे रेकरिंग है, तो 1 अंक पे। दूसरा पद में कितना अंक पे रेकरिंग है, तो भी 1 अंक पे। और तीसरा पद में कितना अंक पे रेकरिंग है, तो 1 अंक पे। यानी कि पहला पद में 1 अंक पे रेकरिंग है, दूसरा पद में 1 अंक पे रेकरिंग है, तीसरा पद में भी 1 अंक पे रेकरिंग है। और ये तीनों को क्या ले लेना है बाबू, एलसीएम। तीनों को क्या ले लेना है, एलसीएम। तीनों का एलसीएम लीजिए तो 1 आएगा। मतलब ये है कि आंसर वही होगा जिसमें 1 अंक पे रेकरिंग होना बहुत ही जरूरी है। यानी आंसर वही होगा जिसमें 1 अंक पे रेकरिंग होगा। आप देखिए इसमें 1 भी अंक पे रेकरिंग नहीं, ये भी गलत, एक ही आपको ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। देख लीजिए 2 अंक पे रेकरिंग नहीं होना चाहिए, तो 2 अंक पे रेकरिंग, पॉइंट की इधर वाला को नहीं देखना, इसको छोड़ देना, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो इस पे देखिए पहला हम देखें कि 2 अंक पे रेकरिंग नहीं होना चाहिए, तो 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। 1 अंक पे रेकरिंग होना चाहिए, 1 अंक पे रेकरिंग। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये होगा।
आप डिटेल अगर इस चीज़ को बनाना चाहते हैं तो डिटेल भी बना सकते हैं। डिटेल के लिए आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। चलिए डिटेल ही बता देता हूँ, डिटेल आप कैसे बना पाइएगा। डिटेल अगर बनाना है बाबू तो क्या करना, आप लिखिए 8, जो डेसिमल की इधर वाला वो नंबर लिखिए, तो 8 डेसिमल लिख देंगे। यहाँ पर कितना 0, तो 0 दशमलव, यहाँ पर भी क्या है 0 0 दशमलव। अब इसका कहानी क्या बनेगा, तो यहाँ भी वही स्टेप अपनाएंगे बाबू। पहला स्टेप, पहला में 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, दूसरा में 0 अंक पे रेकरिंग नहीं है, और तीसरा में 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो बताइए इसमें मैक्सिमम कौन हो गया, मैक्सिमम 2 हो गया। मतलब यहाँ पर हमको 2 गो ऐसा नंबर लिखना है हर पद का जिसमें रेकरिंग नहीं होना चाहिए। तो बोलिए यहाँ पर 2 गो पद लिखे, तो यहाँ 3 है और क्या है 1 है, लिख दिए। फिर अगला 2 पद लिखना है, तो 7 का रिपीटेशन हो रहा है, वो 7 पे रेकरिंग है, मतलब 7 7 7 बार बार आया होगा। तो यहाँ पर 2 अंक लिखना है 7 और 7। अगले स्टेप में 2 अंक में क्या लेना है वो 0 लेना है, 2 अंक लिखना है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर 2 आएगा। तो हर हाल में यहाँ पर 2 अंक आपको क्या करना है, देना है, जो कि आपके सामने 2 अंक दे दिए, और इस पे रेकरिंग नहीं होगा। अगले स्टेप में समझिए, अब आप कहिए कि सर इसमें तो 1 ही अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना 2 अंक पे नहीं है, तो हमें यहाँ 2 अंक का यूज करना है। 2 अंक लाने के लिए 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1। ये नहीं देखना है कि रेकरिंग है तो उसको नहीं लिखेंगे, आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं, अगला भी 7 इसी ले रहे हैं क्योंकि 7 का रेकरिंग है, तो 7 7 7 क्या होगा, रिपीटेशन होगा। चलिए अगला स्टेप में दूसरा में क्या मैं बताऊँ बाबू, कि पहला में 1 अंक पे रेकरिंग, दूसरा में 1 अंक पे रेकरिंग, तीसरा में भी 1 अंक पे रेकरिंग। तो ये तीनों का क्या आप ले लीजिए एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम। 1 1 1 का एलसीएम कितना होगा वो 1 होगा, मतलब दूसरा स्टेप में 1 अंक आपको लिखना। अब बताइए 1 अंक कौन लिखाएगा इसमें, क्योंकि आप 3 अंक लिए हैं तो 1 पे रेकरिंग है, तो 1 1 1 ही ना रिपीट होगा, तो अगला पद 1 होगा। यहाँ पर देखिए 7 7 लिखे तो 7 ही रिपीट होगा, तो यहाँ पर भी 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 0 0 तो आप लिख दिए, तो अगला में कितना होगा 3 होगा। अगर इस सवाल को पूरा सेटिस्फाइड करने के लिए गलती ना होवे तो जो रिपीटेशन हो रहा है उसको 2-3 बार और लिख दिए। जैसे कि यहाँ पर 1 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 1 1 लिख दिए। यहाँ पर 7 का हो रहा है 7 7 7 लिख दिए, और यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है 3 3 3 लिख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ अगर जुड़ेगा तो 7 1 8 3 11, 7 1 8 3 11 1 12 के 2, 7 1 8 3 11 11 1 12 के 2, 7 1 8 8 3 11 1 12 के 2। यहाँ पर देखिए 7 1 8 8 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 7 और 3 कितना 10, 10 1 11, और 8 1 कितना हो जाएगा 9। अब इस चीज़ को समझिएगा बाबू, क्या देखना है कि ये 2 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, मतलब इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 अंक आ रहा है, 2 अंक पे रेकरिंग नहीं हो रहा। ये रेकरिंग इस पे रेकरिंग हुआ 1 अंक पे, इस पे रेकरिंग हो, यानी कि रेकरिंग कितना पर होगा 2 पे होगा, और बाकी ये जो है ये फालतू रहते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ सवाल गलत ना हो जाए इसीलिए इसको 2-3 बार और रिपीटेशन करते हैं, यानी इस सवाल को उत्तर कितना हो जाएगा 9.19 पे क्या होगा, रेकरिंग खत्म। इस तरह से चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 को लेकर। अगले सवाल 47 नंबर, देखिए फ्रैक्शन से लिया गया है। 48 नंबर को ध्यान से देखिएगा, गौर से 48 नंबर को समझिएगा। कहा गया किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर और इसके हर में 10% कमी करने पर 16 बटे कितना आता है, कैसा आता है। आप जरा गौर करिए बाबू, भिन्न किसको बोलेंगे, भिन्न किसको बोलेंगे, तो भिन्न बोलेंगे x बटा किसको, y को, x बटा y, यानी कि जो p बटा q के रूप में रहता है, q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो उस फॉर्मेट को क्या हम लोग बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब भिन्न बोलते हैं। तो ये भिन्न हो गया। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, अंश बोलेंगे, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं सुगा, और नीचे वाला को हर बोलते हैं। सवाल के अनुसार अगर आगे बढ़ते हैं तो जो स्टेप सवाल में लिया गया उसी स्टेप को बार बार हमें रिपीट करना है। लिखा गया है इसके हर में 10% कमी कर दिया जाए। पहले बोला अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, हर में 10% क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। एक चीज़ आप समझिएगा बाबू
कि अगर मान लेते हैं कि अंश कितना x है, तो एक तो तरीका ये है कि अगर इसमें 10% बढ़ाना है तो x का 10% लाकर और x में क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। तो x का 10% अगर आप निकालते हैं भाऊ, x का 10% कितना होगा, परसेंटेज को हटाएंगे 100, यानी x का 10% x बटा कितना होगा, 10 होगा। तो एक तो तरीका ये है कि इसका 10% ले लाकर और इसमें क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला है अंश में 10% बढ़ाना, सिर्फ समझा रहे हैं, हालांकि वहां पर 20% बोला तो समझ लीजिए, 10% बोले 20% कुछ भी बोले, 10% बढ़ाने के बाद किसमें बाबू, अंश में। तो अंश तो x है और इसमें 10% बढ़ाया तो इसका 10% x बटा कितना हो गया, 10, यानी कि अंश था x और इसका 10% आया x बटा 10, मतलब ये बढ़ाया, यानी अब जो अंश हो गया x प्लस x बटा 10, यानी इसको जोड़ेगा तो 11 x बटा क्या आ जाएगा, 10। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है वो, ये बेहियात है, आपको इस लेवल से बढ़ना है कि अगर अंश 100 और इसमें अगर आपको बोले 10% या 20%, जितना भी बढ़ाने के लिए बोला, तो दुनिया का हर नंबर वाऊ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अगर आपको 10% इस नंबर में बढ़ाने के लिए बोलेगा तो सीधा आप क्या करिए, संख्या अपने आप में 100 होगा, 10% बढ़ाएगा तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। परसेंटेज अगर हटाना चाहते हैं तो बहुत नीचे आ जाएगा कितना, 100, और एक जीरो से एक जीरो कट के पुनः ये वही चीज आ जाएगा बहुत जो कि आपको पहले आया था, बस खत्म। पहले भी आपको बढ़ाने के बाद एक कितना आया था, 11/10 आया था, और यहाँ भी 11/10 आया था। इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आपको इतना नहीं करना है, सवाल को 2 से 3 सेकंड में लगा देना है। आइए, ऊपर वाला को अंश बोल देंगे और नीचे वाला को क्या बोल देंगे बाबू, हर। आपसे बोला अंश में कितना परसेंट बढ़ा दिया, 20%, तो अंश में 20% बढ़ाएगा, यानी अंश जो है वो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ के 120 हो जाएगा, क्योंकि अंश अपने आप में 100 होगा। 10% बढ़ाएगा तो 110% हो जाएगा, 20% बढ़ाएगा तो 120% हो जाएगा, मतलब अंश कितना हो जाएगा, 120%। हर में क्या किया बाबू, तो हर में करता है 10% का कमी, तो यहाँ भी कोई टेंशन नहीं लेना। अगर हर में 10% कमी कहेगा तो हर अपने आप में 100 होगा, 10% कमी कहेगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी हर जो आपको कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और अंश में वृद्धि और हर में कमी करने के बाद जो नया भिन्न आता है वो भिन्न है 16 बटे कितना बाबू, 21। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन एंड यू विल गेट आंसर एक्स वाई का जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। आइए, परसेंटेज से परसेंटेज काटा पीटी मचा दीजिए बाबू, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, और 9 को काटिएगा बाबू तो कितना मरतबे कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा, और यहाँ से अगर काटिएगा 3 से तो 3 चौक क्या कट जाएगा, 12 कट जाएगा। अब 4 से इसको काट दिए, 4 चौको 16, ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, और 3 से इसको काटिए, 3 से 21, यानी अब जो नया भिन्न आ जाएगा, जो प्रारंभिक भिन्न होगा x बटा वाई, उसका मान कितना आएगा वो 4/7। यानी इस सवाल को जो उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो कि 4/7 है, खत्म। आइए अगले सवाल पे, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा मेरे लिए कुछ कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 48 के बाद 49। कौन कहता है आपको कि मैथ कमजोर है, कौन कहता है आपको कि आपसे मैथ नहीं हो पाएगा। मैथ तो आपसे ऐसा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगला आदमी जो बोलता है आपको कि आपसे मैथ नहीं होगा, वो भी आपसे पूछे कि इतना अच्छा मैथ कैसे किया, तब उस समय बोलिए कि इतना अच्छा मैथ कैसे किए, आप मुकेश सर से मिलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को गौर से देखिएगा। 49 नंबर को कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ बाबू 17। उसके बाद दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दिया हुआ है 105। और आपसे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो पूछा है वो पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, इसका मान पूछा है। हालांकि आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है बाबू, ऑप्शन तो आपके सामने नजर आ ही रहा होगा, 89, 79, 69 और 99। आइए, बहुत ही VVI सवाल है ये, एग्जाम में इतना बार आया है कि आप उतना बार सोच भी नहीं सकते कि इतना बार आया भी होगा।
इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका, हालांकि एक ही लाइन में हो जाएगा अगर फॉर्मूला आप जान रहे हैं, तो मैं इसको डिटेल में बता देना चाहता हूँ। आप बताइए सर, इसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका, ये वैल्यू आपको क्या है पता, और ये वैल्यू आपको पता, और लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कब आ सकता है, तब एक ही कंडीशन में आ सकता है जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू कि दो को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट दो लिखते हैं, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है। अगर मैं इस सवाल को बनाना चाहूँ, तो स्क्वायरिंग कितना साइड कर देंगे, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्योंकि अगर आप बाबू स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यानी हर काम जो है आपको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ का करना पड़ेगा। अगर आप एक साइड 2 जोड़ रहे हैं तो दूसरा साइड भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, जैसे आप जो एडिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इस प्रकार। यहाँ तक अगर हम लोग कुछ यूज भी करते हैं, जैसे आपको पाउडर लगाना है, तो पाउडर कैसे लगाते हैं, क्या एक गाल में आप लगा कर चले जाते हैं, नहीं ना, आप उसको बैलेंस करने के लिए दोनों गाल में लगाते हैं, यानी कि पाउडर बोथ साइड। तो इस प्रकार से हर काम को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं पहले बता दिया हूँ। चलिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या होगा, जेड स्क्वायर। और मैं इस फॉर्मूला को लगाता हूँ 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा सुगा, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। अब अगले स्टेप में अगर आप बढ़ते हैं तो क्या करेंगे बाबू, देखिए, तो इसको अगर आप घूर घूर कर देखिएगा तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 105। मतलब यह है कि इसका वैल्यू ऊपर में चिल्ला रहा है, वो कितना है, 105 है। तो अगले स्टेप में बढ़िएगा सुगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ 105। तो ये क्या हो जाएगा 2 और गुना क्या हो जाएगा बाबू 105, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा 289। अब यहाँ से अगर इसका वैल्यू लेकर आना है सोना, तो इस चीज़ को क्या करिए, उधर घटा दीजिए। इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 210, और 210 इधर घटाइएगा 289 में। अगर 210 आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 79, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा 79। तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप चीज़ों को समझाएं। अगर इसको और जल्दी फास्ट में बनाना है बाबू, तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन, ये सबको कुछ नहीं करना, इतना इसको नोट कर लीजिए। अगर आप देखते के साथ इसको भी आंसर करना चाहते हैं, समय नहीं लेना चाहते, तो आपके सामने एक तरीका है, वो चीज़ को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। यानी कि जब भी कभी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे दिया जाए और एक्स वाई प्लस जेड का मान दे दिया जाए, जब भी कभी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे दिया जाए और एक्स वाई प्लस जेड का मान दे दिया जाए और ये होल स्क्वायर करके पूछे, तो आपको करना कुछ नहीं है बाबू, आपको करना कुछ नहीं है। इसका स्क्वायर में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर में से स्क्वायर करें तो 289, और स्क्वायर में से एक्स वाई जेड का क्या दुगना करके घटा दीजिए, क्योंकि ये डबल डबल है तो क्या कर देंगे दुगना, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा 79। खत्म। तो ये एक लाइन का सवाल था देखिए, लेकिन इसको बनाने के लिए बाबू आपको तरीका पता होना चाहिए कि जब भी इस फॉर्मेट पे सवाल सेट करेगा तो इसको स्क्वायर करेंगे और इसको दुगना कर देंगे, और दोनों का जो डिफरेंसेज आएगा वही आपको क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस सवाल का उत्तर 79 बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आप लोगों को बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले सवाल पे चलते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 आप, कहता है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेगी।
यानी एक साथ बजना आरंभ किया, यानी 6 घंटी है बाबू, 6 घंटी वो एक साथ बजना आरंभ किया, मतलब 6 घंटी है जो एक साथ बजा, यानी कि यहाँ पर एक बार बजा पहला स्टार्टिंग में, यानी कि 6 घंटी है आपके पास और 6 घंटी ही एक ही बार में बजा, यानी कि एक बार बज गया। अब क्या होता है कि अगले बार में अगर बात करते हैं तो हर घंटी अब 2 सेकेंड 4 सेकेंड, यानी कि हर घंटी, एक घंटी 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड और 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजेगी। पहला बार में तो 6 घंटी सारा घंटी एक साथ बजा था, पहला बार में सारा घंटी कितना साथ बजा था बाबू, एक साथ, पहला बार में सारा घंटी एक साथ बजा था। और अब पहला घंटी 2 सेकंड के अंतराल पर बजेगा, दूसरा 4 सेकंड पे, तीसरा 6 सेकंड पे, चौथा 8 सेकंड पे और ये 10 सेकंड पे और 12 सेकंड में। तो अब आपसे ये बोला कि 30 मिनट में ये सारा घंटी कितना बार साथ साथ बजेगी। तो आप ये पता कर लीजिए बाबू कि ये 6 घंटी दूसरा बार कितना सेकंड के बाद बजता। अगर ये 6 घंटी को दोबारा पुनः बजना पड़े तो कितना समय लगेगा। तो बाबू इसका जो एलसीएम होता है वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या होगा। हालांकि एलसीएम एससीएफ में मैं डिटेल में बहुत अंदर ले जाकर पढ़ाता हूँ, इतना अंदर यहाँ पर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, सेट प्रैक्टिस है। 2 4 8 6 10 का अगर 12 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, नहीं 60 नहीं आएगा क्योंकि 8 से नहीं कटेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 6 घंटी दोबारा साथ में बजना पड़े तो कितना समय लगेगा, 120 सेकेंड समय लगेगा, मतलब हम कह सकते हैं 2 मिनट। 120 सेकेंड को हम कितना समय बोल सकते हैं, 2 मिनट। यानी कि ये होगा कि हर 2-2 मिनट पे ये 6 घंटी साथ में बजेगी, हर 2-2 मिनट पे ये 6 घंटी क्या बजेगी, साथ में बजेगी। तो आप बताइए हर 2 मिनट पे ये घंटी साथ में बजेगी तो टोटल 30 मिनट में कितना बार बजेगा। तो बोलिए हर 30 मिनट में टोटल कितना बार बजेगा, 30 मिनट में। तो आप बताइए सुगा कि हर 2 मिनट पे ये घंटी एक बार बजेगी, हर 2 मिनट पे, यानी कि 2 मिनट में एक बार बजेगी, फिर 2 मिनट में एक बार बजेगी, तो हर 2-2 मिनट में एक साथ में बजेगी। तो 30 मिनट में कितना बार बज रहे होंगे, यानी कि हर 2-2 मिनट, यानी कि 2 मिनट पर एक बार, फिर 4 मिनट पर एक बार, फिर 6 मिनट पर एक बार, यानी ऐसे ऐसे 30 मिनट टोटल होने में कितना बार बजा होगा। तो 2 से क्या कर देंगे भागा, यानी कि 15 बार ही बजेगा। तो आपसे बोला कि बताइए टोटल 30 मिनट में कितना बार बजा। तो एक बार तो पहले ही बज चुका था बाबू, शुरू में बोल दिया सवाल में साफ साथ कि 6 घंटे एक साथ बजनी आरंभ हुआ, यानी स्टार्टिंग में 6 एक साथ बजा था और फिर अगले 2-2 मिनट पर बार बार बज रहा। तो 30 मिनट में 15 बार यहाँ पर बजा और एक बार पहले बजा था। तो टोटल 30 मिनट में कितना बार बज जाएगा वो, 16। बहुत सारा बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर 15 ही आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 16। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, धीरे धीरे पूरा सवाल को समझा देंगे, ये मेरा वादा है। वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा आधा, क्योंकि समझने में हो जाएगा बाधा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 51 नंबर, आइए देखते हैं बाबू। इस सवाल को बनाने के लिए अगर आप इसको चाहते हैं तो इस तरह के सवाल को आपको बनाने के लिए आपको ऊपर से अगर चलने के लिए सोचिएगा तो नहीं बन पाएगा। जब भी ये सवाल बनता है तो इस सवाल को नीचे से हम लोग बनाते हैं, नीचे से, यानी कि नीचे से आप कैलकुलेशन करते चलिए। इस सवाल को बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा 2 पॉइंट, कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ 2/5/3, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आपको देना रहना है कि ये भी आपको बट्टा मतलब भागा का रूप है और ये भी बट्टा, ये भी भागा का रूप है। तो इस चीज़ को ध्यान देने के लिए जो मेन बट्टा रहता है उसके ऊपर वाला को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। अच्छे से एक बार समझिए, क्योंकि कंसेप्ट है जो, क्योंकि देखने में आपको पता चल जाए कि मेन बट्टा कौन है, जो बड़ा रहेगा, जैसे 5 रहेगा, यहाँ पर लिखा रहा है 2/3, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो मेन बट्टा जो रहेगा उसके ऊपर को ज्यों के त्यों लिख दीजिएगा। तो मेन बट्टा रहेगा कौन, जो बड़ा लगेगा देखने में, तो ऊपर में लिख दिए 2। मेन बट्टा के लिए हम लोग क्या देते हैं बाबू, गुना,
और नीचे का जो वैल्यू होता है वो हमेशा उल्टा करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। ये रूल से आपको कभी भी गलती नहीं होगा। तो नीचे वाला वैल्यू को उल्टा करके लिखिएगा तो क्या होगा 3/5। इसको जो सॉल्यूशन हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 बटे कितना होगा 5, इस सवाल का उत्तर। गलती कहाँ पर स्टूडेंट करते वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ऊपर लिखा हुआ 5 बटा कितना 8, 5/8 और यहाँ पर लिखा हुआ कितना 3। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर वो प्रोसेस आप अपनाते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको करना है कि मेन बटा ये है जो बड़ा लगेगा देखने में वो मेन बटा के ऊपर वाला वैल्यू को ज्यों के त्यों लिख देंगे 5/8 और मेन बटा को ये एक तरह से भागा का रूप है, ये भागा का ही साइन है। भागा को गुना में हम चेंज करेंगे तो नीचे वाला जो भी वैल्यू है वो उल्टा हो जाता है। तो आप बताइए 3 का उल्टा करें तो कितना होगा, 3 के नीचे भी कुछ 1 होगा तो उल्टा करेंगे 3 को तो 1 बटा क्या होगा 3 होगा, 1/3। यहाँ पर जो फाइनली आंसर बनेगा 5 बटा कितना बनेगा बाबू 24। तो ये चीज़ को आप क्या करिए समझ लीजिए। अब चलिए देखिए सवाल पे। मैं देखिए बाबू हर चीज़ को मैं ये सोचते हो कि आपको कुछ नहीं आता, हर पॉइंट को एक पॉइंट को आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि यहीं पर डायरेक्ट सोल्व करके 1 मिनट 2 मिनट में चल जाते लेकिन गलती हो जाता। ठीक है, आइए देखिए आप नहीं समझ पाते तो मेरा उद्देश्य आपको समझाना, चाहे कितना हमको समय लगे, क्योंकि आपको समझने में तो समय देना ही पड़ेगा ना, तब तो सवाल बनाने में कम समय लगेगा। तो नीचे वाला स्टेप को आप क्या करिए, सबसे पहला स्टेप को क्या करिए कैलकुलेशन करिए, सबसे लास्ट वाला। तो सबसे लास्ट में स्टेप क्या नजर आ रहा है 3 - 1/3। यहाँ भी मैं कैलकुलेशन करने के लिए शॉर्ट बताया हूँ बाबू कि डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करिए। 3 × 9 और 9 में से माइनस से तो घटाना है, प्लस से तो जोड़ना है, क्रॉस से 3 × 9 और 9 में से 1 घटाइए तो कितना बनेगा 8, 8 बटे क्या बनेगा 3। यानी यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा बाबू 8/3, 8/3। तो यहाँ पर आपको क्या होगा 8/3 बस। अगले स्टेप में देखिए वही चीज़ आ गया कि नहीं जो मैं यहाँ पर बताया था। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है बाबू, तो यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि अगले स्टेप में क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या है 3 है प्लस मेन बटा के ऊपर क्या है बाबू 1 है। मेन बटा के लिए अगर आप गुना दीजिएगा तो नीचे वाला वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता, उल्टा हो जाता, यहाँ पर हो जाएगा 3 कितना 8। अगर आप 1 से गुना करेंगे तो ज्यों के त्यों रह जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 + 3 कितना 8। यानी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके लेकर आया हूँ इस चीज़ को पूरा कितना 3 + 3/8, 3 + 3 कितना बाबू 8। अगर इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 × 24 और 24 × 3 = 27/8। यानी ये पूरा को कैलकुलेशन करके कितना लेकर आए हैं बाबू 8 × 24 और 3 27/8। थोड़ा सा आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं 27/8 है, इसको बट्टा को गुना हम करिए तो ये उल्टा हो जाएगा 27/8, 8/27 होगा। इसीलिए 8 को आप डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दीजिए। पहले से 1 था और 8 यहाँ पर गया तो 8 का 8 ही रहेगा। अब क्या करना है 27 × 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा 89। यानी ऊपर 1 है और नीचे 27 × 81, 81 और 8 कितना 89 और 89 बटा कितना हो जाएगा 27। एक स्टेप और लिखिएगा तो ये ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे वाला वैल्यू को उल्टा करेगा तो 27/89। यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 27/89 आपको ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, हर चीज़ कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप जीरो से भी आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको समझ में, मैथ से डर आपको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ये मेरा वादा है। कोई भी कितना कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट रहे आप मेरे सामने उसको लेकर आइए, मैथ से अगर वो जीत नहीं जाएगा जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए अगर आपको बढ़ते हैं लेकर आगे बाबू 52 नंबर सवाल पे 52। 52 में कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी तथा कुछ गायें हैं, इनके सिरों की संख्या 48 है। बाबू सिरों मतलब क्या होता है, सिरों का संख्या मतलब क्या होता है 48। सिरों की संख्या मतलब होता है माथा, ध्यान दीजिएगा, सिर मतलब क्या होता है माथा। सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, पैरों की संख्या 140 है। हालांकि आप इसको ट्रेडिशनल से बनाइएगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऑप्शन है 22, 26, 25, 18। तो इस सवाल को कैसे आप बनाइएगा बहुत आसानी से देखिएगा ध्यान से।
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लाना क्या है भाई, तो लाना है गाय की संख्या, यानी गाय का संख्या लेकर आना, गाय का। तो आपको कुछ नहीं करना है, पैरों की संख्या आपको क्या दिया हुआ 140। अगर गाय का संख्या लेकर आना है तो सभी संख्या को मुर्गा मान लीजिए। गाय का संख्या लाना है तो सबको आप मुर्गा मान लीजिए। सबको अगर आप मुर्गा मानिएगा बाबू तो आपके पास 48 गो टोटल क्या है, गाय और मुर्गा मिला के कितना है, 48 गो है। तो गाय और मुर्गा मिला के टोटल 48 गो है। लेकिन हमें गाय लाना है तो जो हमें रूल पता है वो ये है कि गाय का संख्या लाना तो सभी को मुर्गा मान लेंगे। हालांकि फॉर्मूला पे ही बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बाबू, कंसेप्ट को समझ लीजिए। गाय की संख्या लाना है, सभी को मुर्गा मान लेंगे, सभी को मुर्गा। तो मेरे पास मुर्गा कितना हो जाएगा भाई, तो आप बताइए, सभी को मुर्गा मान लेंगे। क्या बता रहा हूँ मैं, गाय का संख्या लाना तो सभी को क्या मान लेंगे, मुर्गा। तो मेरे पास मुर्गा कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। पैरों की संख्या कितना है बाबू, 140, और सिरों की संख्या 48 है। तो 48 को अगर आपके पास मुर्गा होगा तो पैर कितना होगा, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 आपको पैर हो जाएगा। पैर टोटल कितना होगा, 96। बस अगला स्टेप में आपको क्या है, आंसर मिलने वाला। फिर से एक बार समझिएगा कि अगर गाय की संख्या लाना है, गाय की संख्या अगर आपको लेकर आना है तो सभी को मुर्गा मान लीजिए। तो मुर्गा आपके पास टोटल 48 गो हो गया। एक मुर्गा में 2 पैर होता है तो 48 मुर्गा में कितना पैर होगा, 96। यहाँ भी पैर है और यहाँ भी पैर है, तो पैरों का अंतर ले लीजिए। यहाँ पर पैरों का अंतर कितना होगा, पैरों का अंतर तो 96 में से 140 गया तो पैरों का अंतर कितना हो जाएगा, 44। और गाय और मुर्गा के पैरों का अंतर से भागा दिए तो गाय में 4 गो, मुर्गा में 2 गो, तो पैरों का अंतर कितना होगा, 2। यानी कि यहाँ पर पैरों का अंतर 44 आया और गाय मुर्गा के पैरों का अंतर 2 आएगा, और इससे भागा दे दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 22। यानी गाय का जो संख्या होगा क्या होगा, 22। बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है, आप इस चीज़ को आगे लेकर बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। और अगर बाबू मुर्गा लाना रहता तो सबको गाय मान लेते हैं, 48 गाय हो जाता है। पैरों की संख्या लेकर आएंगे तो 48 चौके 192, तो वहाँ से आप मुर्गा की संख्या ला सकते थे। हालांकि ऐसा ही मुर्गा की संख्या आ जाएगा 22 को। अगर आपको गाय आया है तो 48 में से 22 चला गया तो कितना हो जाएगा, 26। 26 आपका क्या आ जाएगा, मुर्गा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन करनी घातांक का सवाल नंबर सिस्टम से उठाया गया है। अब बिल्कुल नाजुक सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सवाल को उधेड़ते हैं। लिखा हुआ 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20, और ये जो चीज़ है अनंत तक गया है। यही तो सब चीज़ का खूबसूरती है कि ये जो आप देख रहे हैं सीरीज वो अनंत तक गया है। तो ये 2 तरह का सीरीज बनते हैं यहाँ पर बाबू, एक तो पॉजिटिव में सीरीज जाता है और एक निगेटिव में जाता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में सीरीज जाए या माइनस में। आपको क्या करना, अगर ये प्लस में सीरीज करके अनंत तक जाता है तो ये जो नंबर का सीरीज जा रहा है इसको 2 लगातार नंबर में तोड़ देते हैं। 2 लगातार नंबर में तोड़ देते हैं, मतलब ऐसे 2 नंबर होना चाहिए जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप 20 को कैसे तोड़ दीजिएगा बाबू, 4 गुने 5, क्योंकि ये दोनों लगातार नंबर है और इसका डिफरेंस 1 ही होगा, क्योंकि लगातार नंबर है तो डिफरेंस 1 ही आएगा। तो 20 को तोड़ दिए कितना, 4 गुने 5, 4 गुने 5। अब बस खत्म हो गया, आंसर आपको आ गया। ये सीरीज पॉजिटिव का जा रहा है तो आंसर आपको कितना हो जाएगा, 5। यानी इस सवाल का उत्तर 5। अगर ये सीरीज माइनस का जाता तो इस सवाल का उत्तर कितना बनता बाबू, 4 बनता, 4। हालांकि प्लस जा रहा है तो आपका आंसर 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में खाता। आइए आगे बढ़ते हैं 54 पे। 54 क्या है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। 54 नंबर सवाल औसत से लिया गया है। लिखा है किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ध्यान दीजिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तीनों दिन का औसत दिया हुआ कितना, 40। बाऊ अगर औसत 40 दिया हुआ तो योग कितना हो जाएगा,
40 दिया 20 से। क्या आप इतना समझदार हैं कि नहीं? क्योंकि मैं बताया हूँ बाबू फॉर्मूला कि ऐड बराबर एवरेज इनटू नंबर। अपना भाषा में ये भी कह सकते हैं ऐड बराबर आवन। देखिए ए भी ई से आवा और एन ओ से नंबर, यानी कि एन ओ से ना, यानी कि ऐड बराबर आवन। ए भी से औसत हो गया, एन ओ से नंबर, यानी कि औसत गुने संख्या। याद रखने के लिए अपने भाषा में चीज़ों को ढालते हैं कि ऐड बराबर आवन, तो ऐड बराबर क्या हो गया, योग बराबर औसत गुने संख्या। तो साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ था कि 3 दिन का जो औसत तापमान है वो 40 है। तो जब औसत तापमान 3 दिन का 40 होगा तो योग कितना होगा, तो औसत 40 और संख्या कै दिन है, 3 दिन, तो 40 या 20 से। तो योग बराबर औसत गुने संख्या, यानी कि तीनों दिन का जो तापमान का योग होगा 120 होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि मंगल बुध बृहस्पति, यानी मंगल ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो औसत तापमान है वो औसत 38 है, औसत तापमान 41 है। तो बहु औसत तापमान 41 है तो योग कितना होगा, 41 या 123। बस इतना सा आपको काम करना था। यानी यहाँ पर आप लेकर चला है सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान का योग और मंगलवार और बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान का योग। अब ये दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। क्या कर दिए, घटा दीजिए बहु। तो घटाइएगा तो कैसे घटाइएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा माइनस टी में प्लस टी में, और ये डब्ल्यू से डब्ल्यू भी कट जाएगा। फाइनली यहाँ पर घटाने पर एम, यहाँ पर माइनस कितना बचेगा, टी एच बराबर कितना बनेगा, 120 में से 123 जगह तो क्या बनेगा, -3। आगे सवाल में बढ़ते हैं बाबू। तो कहता है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री है, बृहस्पतिवार का तापमान 38 है तो सोमवार के लेकर आए। तो बृहस्पतिवार यही है ना बाबू, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया हो, 38 डिग्री दिया हुआ है, 38 डिग्री। तो आपसे सोमवार का लेकर आना है, तो एम का वैल्यू लेकर आना, तो 38 को उधर लेके जाएगा तो -3 और प्लस क्या हो जाएगा 38। यहाँ से अगर एम का वैल्यू लेकर आएगा तो कितना हो जाएगा, 38 में से 3 गया 35। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 35 डिग्री। यानी कि मंडे का जो तापमान होगा वो 35 डिग्री होगा। खत्म इस सवाल का उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं, सब चीज़ सही चल रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बाबू। ये 54 नंबर सवाल था। देखिए अगले सवाल का था 18 और 24 का तृतीय अनुपात लेकर आइए। 55 को देखिए गौर से। 18 और 24 का तृतीय अनुपात को मान लीजिए सी, इसका आंसर लेकर आना। तो जब भी दो को वैल्यू दिया हुआ रहे और उसका तृतीय अनुपात लाने के लिए बोले, जब भी दो को वैल्यू आपको दिया हुआ रहे, कोई भी दो को नंबर पद, एक 18 है और एक 24 है, इसका तृतीय अनुपात लाना है, तो सीधा सी बराबर आपको क्या करना है, बीच वाला पद का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और बटे पहला वाला पद से भागा, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर आपको दो पद दिया हुआ और तृतीय पद आपको लाने के लिए बोलेगा तो बीच वाला पद का स्क्वायर और पहला वाला पद से भागा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुने 24 और बटी इसमें कितना से भागा देना 18 से। तो यहाँ काट दीजिए 6 से, 6 चक्को 24 कट जाएगा और 6 तीन 18 कट जाएगा। 3 से कटे 3 या 24 और 8 चक्को कितना 32। यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा 32। तृतीय जो अनुपात होगा वो 32 होगा। अब बोले सर ये चीज़ हमको याद रहेगा तब ना, ये है कि इसमें ये कंडीशन लगाएंगे उसमें वो कंडीशन लगाएंगे। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे। तो आइए मैं कंसेप्ट से भी बताता हूँ, हर चीज़ को बताएंगे बाबू। आप यहाँ पर आराम से चीज़ों को सीखिएगा, यहाँ पर आप समय दीजिएगा तो हर चीज़ का नॉलेज जो क्लियर हो जाएगा। आपको देखिए क्या करना, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ हर वैल्यू में, हर कंडीशन में ये जो थ्योरी है वो लगेगा। चाहे तृतीय अनुपात पूछे, द्वितीय अनुपात पूछे, चतुर्थ अनुपात पूछे, जहाँ पे भी पूछेगा। देखिए अनुपाती मतलब ये होता है, ये समानुपाती से कंसेप्ट लिया गया, समानुपाती से सवाल लिया गया, समानुपाती।
क्योंकि चैप्टर का नाम है अनुपात एवं समानुपात। तो ये समानुपाती मतलब ये है किसी भी दो पद का रेशियो अन्य दो पद के रेशियो का अगर बराबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं समानुपात। जैसे 4:8 और अगर ये बराबर हो जाएगा 8:16 के, देखिए यहाँ 4:8, यहाँ 8:16। अगर काटा पीटी में चाहिए तो 1:2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आ जाएगा 8 दूनी 16 1:2। तो किसी भी दो पद का रेशियो अन्य दो पद के रेशियो से अगर बराबर हो जाता है तब वो दोनों वैल्यू क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो आप यहाँ पर अगर घूर घूर कर देखिएगा बाबू, तो समानुपाती करने के लिए हमें कितना पद का जरूरत पड़ेगा, 1 2 3 4। यानी कि जब भी समानुपाती का सवाल आएगा, पूछेगा तृतीय द्वितीय तृतीय चतुर्थ, जब भी समानुपाती का सवाल आएगा तो वहाँ पे 4 पद का हमें ज़रूरत पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 3 पद लिखा हुआ है। तो जो बीच वाला पद नजर आएगा बस उसको डबल कर देना, बस खत्म। यही आपका क्या हो गया, खेला खत्म हो गया। जो बीच वाला पद रहेगा चाहे कहीं पर बीच में रहे तो बीच वाला को डबल कर देना, 24 है तो एक और 24 लिख दीजिएगा। अब 4 पद हो गए तो आप इसको समानुपाती में कैसे करेगा, तो पहले दो पद का जो अनुपात होगा लास्ट वाला दो पद के क्या हो जाएगा, बराबर, तो समानुपाती। तो पहले दो पद का जो अनुपात होगा ये बराबर होगा लास्ट वाले दो पद के अनुपात के, तो ये समानुपाती। अब सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, जब समानुपाती रहेगा तो रूल होता है कि अंदर का जो गुना होगा ये बराबर होगा बाहर के गुना कर क्या, तो बाहर से बाहर गुना करेंगे बहुत, तो 18 गुने कितना हो जाएगा सी, और ये बराबर होगा अंदर के अंदर गुना करने पे, तो 24 गुने क्या हो जाएगा 24। ये कंसेप्ट होता है। हालांकि आप 18/24 और 24/c भी करते हैं लेकिन वक्त ज़्यादा लग जाता। तो बाहर का जो गुना होगा वो बराबर होगा अंदर के गुना के। तो इसको काटिएगा वो 6 से, तो 6 3 18 कट जाएगा, 6 चक्कम क्या कटेगा 24, 3 से काटिएगा 3 8 क्या कटेगा 24। यानी यहाँ भी आपको सी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है, 8 चौको 32। यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा 32। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हर चीज़ को आपको कंसेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं बाबू। आगे कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूसरे में दूध पानी का 8:5 है। दोनों बर्तन में किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए ताकि मिलाकर बने मिश्रण दूध और पानी 42:23 हो जाए। आइए पाओ, ये भी सवाल बहुत लाजवाब, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक। कहा गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। एक बर्तन यहाँ पर मान लेते हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 क्या है 3। मिल्क और वाटर का रेशियो है, लिख लीजिए यहाँ पर मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर दूध और पानी का रेशियो 7:3 है। एक दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो लिखा हुआ है दूध और पानी 8:5, 8:5। और अब कहता है कि ये दोनों बर्तन को मान लेते हैं, ये बर्तन ए रहा होगा और ये बर्तन क्या रहा होगा बी। अब ये दोनों बर्तन के मिश्रण को किस रेशियो में लेकर मिलाएं ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें दूध और पानी 42:23 हो जाए। बाबू अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि ये दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि नया बर्तन मिश्रण इतना हो जाए, तो इसमें एलिगेशन लगाइएगा। मतलब ये हुआ तिरछा तिरछी वाला कंसेप्ट। यानी मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा वो हमेशा कहाँ लिखिएगा, बीच में लिखिए। चाहे कोई भी, चाय चीनी दूध पानी कुछ भी रहेगा, मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसको कहाँ लिखिएगा, बीच में। और यहाँ पर दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है बाबू 42:23। 42 कितना है 23, खत्म। यानी कि दोनों बर्तन को मिलाने के बाद एक नया बर्तन सी में मिलाया तो सी में दूध और पानी का अनुपात 42:23 है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों बर्तन का मिश्रण किस रेशियो में लिया गया है, बर्तन ए से कितना में लिए मिश्रण और बर्तन बी से कितना में लिए मिश्रण। तो दोनों बर्तन के मिश्रण किस रेशियो में लिया गया तो इसका अंतर इधर करना और इसका अंतर इधर करना है। समझ गए बाबू। तो आप यहाँ पर अंतर करिएगा तो रेशियो से रेशियो में तो डायरेक्ट कभी अंतर तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये भी रेशियो का वैल्यू ये भी रेशियो का वैल्यू, अंतर डायरेक्टली आप नहीं कर सकते रेशियो से रेशियो में। तब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाएंगे बाबू कि
हर जगह आपको चेंज कर देना पड़ेगा। यानी यहाँ से पहला बर्तन में से या तो दूध निकाल लीजिए, दूसरा बर्तन में से भी दूध निकाल लीजिए, और मिलाने के बाद जो नया बर्तन बना उसमें से भी दूध निकाल लीजिए। यानी हर जगह सेम कर दीजिए, पहला बर्तन में भी दूध कर दीजिए, दूसरा में दूध कर दीजिए, और मिलाने के बाद जो बर्तन है उसमें भी दूध कर दीजिए। या तो यहाँ से पानी में चेंज कर दीजिए, यहाँ से पानी में चेंज कर दीजिए, यहाँ से पानी में, स्वतंत्र है, कुछ में चेंज कर दीजिए। दूध में चेंज करें तो दूध में चेंज करने का तरीका क्या है भाई, तो अगले स्टेप में यहाँ पर देखिए, अगर दूध का मात्रा लेकर आना है तो लिखेंगे दूध बटे टोटल मात्रा। टोटल कहने का मतलब 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। ये हो गया दूध का मात्रा। जब भी रेशियो में कोई दिया हुआ है और अगर आपको दूध या पानी की मात्रा लाना है तो दूध बटे टोटल मात्रा, तो पानी का दूध बटे टोटल मात्रा मतलब दूध का पता चले कि दूध कितना में। यहाँ पर बताइए दूध कितना है 7 और टोटल मात्रा 7 3 10, तो दूध हो गया 7 बटे 10। दूसरे बर्तन से दूध कितना 8 बटे 15, 8 बटे 8 5 कितना होगा 13। इस प्रक्रिया में एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू कि आप यहाँ दूध में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी दूध में चेंज करिए, यहाँ भी दूध में, तो यहाँ भी दूध कर दिए, यहाँ भी दूध, मिलाने के बाद जो मिश्रण बने यहाँ से भी दूध लेकर आई, तो 42:23 है। तो दूध 42 और बटे टोटल मात्रा, तो 42 और 23 कितना हो जाएगा 65। और अब इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर करिए, आपका सवाल का आंसर तैयार। आइए आप यहाँ से घटाने के लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए बाबू, आप डिटेल से घटा लीजिएगा। हालांकि मैं तो डायरेक्ट ही घटा दूँगा कि इसमें घटाएं 65 13 5 65 हो जाएगा, 8 5 40, मतलब 2 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 65 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 65 यानी कि 130, तो 13 हो जाए, 13 7 91 और 42 दूनी कितना होता है 84, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे 130। अगर आप इसको काटते हैं तो 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात कितना 7। इस सवाल का उत्तर कितना बनेगा बाबू 4:7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप बाबू बोलिए कि सर कैसे घटाएं, तो आप यहाँ से घटा लीजिए, 8 बटे 13 में से घटाना है हमें कितना बाबू 42 बटे 65, 42 बटे 65। यहाँ बाबू डिफरेंस लेते हैं और कभी भी दो नंबर का जो डिफरेंस निगेटिव नहीं आता है तो डिफरेंस लेते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक आदमी का एज 4 है, एक आदमी का एज 10 है, दोनों का अंतर कह सकते हैं 4 में से 10 या -6? नहीं, -6 कभी हो ही नहीं सकता। तो दो नंबर का डिफरेंस कहने का मतलब ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना, तो इस प्रकार से डिफरेंस लेते हैं 10 में 4 या 6। तो दो नंबर का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्लस में होगा। तो बोलिए यहाँ पर 65, क्या बाबू यहाँ 65 बना दे, तो 65 बनाने के लिए 5 से गुना कर दी, ऊपर भी कितना 5 से गुना कर दी। अब नीचे जब सेम हो गया तो जो काम जो ऊपर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। 8 5 40, 40 में से 42 के -2 बटे क्या होगा 65। दो नंबर का डिफरेंस माइनस में नहीं आता इसलिए माइनस छोड़ देंगे, 2 बटे 65, यहाँ पर 2 बटे 65। इसी प्रकार से इसको घटाएंगे तो 7 बटे कितना है 130, जो कि आपका फाइनली आंसर 4 बटे क्या होगा 7। आइए बाबू आगे बढ़ते, उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आगे बढ़ते चलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 57 लेते हैं। कहता बहुभुज के आंतरिक कोण का योगफल 1620 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना होता है? बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योगफल कितना है 1620 है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 57। देखिए बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है, यानी योग बराबर बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग बराबर होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है आपको। ये होता है n-2 गुने 180 डिग्री, ये बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। अगर ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो सवाल को बनाने में 2 सेकंड भी आपके लिए काफ़ी है। चलिए, अगर बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर कितना होगा n-2 गुने 180 डिग्री, और योग आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि योग बराबर कितना दिया हुआ है 1620, यानी योग बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग 1620 दिया हुआ, बराबर क्या हो जाएगा n-2 और इंटू कितना होगा 180 डिग्री। 0 से 0 काट दीजिए, कट जाएगा, और 18 से काटिएगा तो 18 नंबर कितना हो जाएगा 62 से, 18 नंबर 62 से, यानी कि
9 से कट जाएगा, 18 9 62 से, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9 बराबर n-2, यानी n का जो वैल्यू होगा 9 और 2 11, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो 11। अगर आप अब इसको शॉर्ट में करना चाहें, जब भी आंतरिक कोणों का योग दिया हो रहे और भुजा लाना है तो कुछ नहीं करना है, आंतरिक कोणों का योग कितना 1620, तो आंतरिक कोण का योग दिया हुआ रहे और भुजा लाना है, भुजा कहने का मतलब n का संख्या, तो आप क्या करिए कि 180 से सीधा आप क्या कर दिए भागा दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भुजा के संख्या लाना रहे और सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ रहे, तो सभी आंतरिक कोणों का योग 1600 क्या है 20 है, और हमें भुजा लाना है तो सीधा 180 से भागा दी, 0 से 0 खत्म, 18 नंबर कितना 62 से, और भागा देने के बाद जो भागफल आएगा उसमें 2 जोड़ दीजिए, यही आपका भुजा का संख्या आ जाएगा, यानी भुजा का जो संख्या हो कितना हुआ 11। तो 2 सेकंड का सवाल था, 180 से भागा दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल पे, 57 के बाद 58। देखिए आपके सामने सवाल है बाबू क्वेश्चन नंबर 58। ये जो 58 नंबर सवाल लिया गया है वो समय और कार्य से लिया गया है, जो कि ये सेम सवाल में डिटो सेट नंबर 7 में सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। अगर आप सेट नंबर 7 को नहीं देखे हैं तो 1 से 7 तक का पूरा सेट का सॉल्यूशन, सारा सेट का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा दिया हूँ। कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें एक भी क्वेश्चन में काम कराया हूँ, हर सेट को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीक़ा से करवाया। एक सेट सिर्फ पहला नंबर सेट से में 2 या 3 सवाल कम होगा, क्योंकि वहाँ पे बैटरी लो हो गया था इसलिए नहीं करवा पाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जो कि पहले ही बताया हूँ, फिर से आगे देखिए समय और काम से। कहता है ए और बी एक कार्य को 1.2 डेज में करता है। एक कार्य को कितना दिन में करता है 1.2 डेज में। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है और बाकी कार्य को बी करता है अकेला, यानी ए आधा कार्य करके छोड़ देगा और बाकी आधा जो कार्य बचेगा उसको बी अकेला करेगा, और इस प्रकार से टोटल समय 2.5 दिन लगता है। तो मैं इस सवाल को हीट एंड ट्रायल मेथड से बना लेते हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेप और बोला है कि बी अकेला यदि बी ए का तुलना में अधिक कुशल है, यानी हम कह सकते हैं बी का जो कार्य करने का क्षमता है वो ए से क्या है बाबू ज़्यादा, इस चीज़ को भी समझिएगा। तो इस तरह के सवाल में पहले ये पता कर लीजिए कि आखिर मेरा टोटल वर्क कितना है। अगर एक और यहाँ बोलता है कि बी और सी इतना दिन में करते तो एलसीएम लेते थे कि टोटल वर्क कितना है। यहाँ पर तो सिंपल सिर्फ 1.2 डेज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ऐसा वर्क को एज्यूम करिए, ऐसा वर्क को मानिए ताकि एक दिन का काम निकालें तो वो ऑड नंबर में आए, या तो 5 आ जाए, 5 यूनिट आ जाए, या तो 7 यूनिट आ जाए, या 3 यूनिट आ जाए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ऐसा आप वर्क मानिए ताकि एक दिन का काम ऑड नंबर में आए। तो टोटल वर्क यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम 6, क्योंकि इससे भागा देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा 12 25 60, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर चला जाएगा। तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया 6 यूनिट। कितना मान लिए बाबू 6 यूनिट, ये टोटल वर्क मान लिए। तो अगर 1.2 डेज में टोटल काम 6 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12 से इसमें भागा, 1.2 से भागा, तो 1.2 से भागा देंगे तो डेसिमल ऊपर चल जाएगा 60, और 12 बचे कितना हो जाएगा 60, यानी एक दिन में कितना यूनिट करेगा ए और बी मिलके, तो 5 यूनिट। ये 1 डे का काम है, ये 1 डे का। इस चीज़ को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, एक दिन का काम, क्योंकि एक दिन का काम जो रहेगा वही पूरा समय और काम का जान है, प्राण है, सब चीज़ वही एक दिन का काम। हर सवाल में आपको एक दिन का काम पे फोकस करना, एक दिन का जो काम होगा वही कैपेसिटी होगा। तो बाबू यानी कि जब दोनों मिल जाता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम होता है 5 यूनिट। यहाँ पर बोला है कि बी जो है ए से ज़्यादा कुशल है, तो दोनों मिलकर अगर 5 यूनिट करता है, अगर दोनों बराबर करता बाबू तो 2.5 यूनिट ए करता, 2.5 यूनिट बी करता। लेकिन बी जो है ए से ज़्यादा कुशल है तो इसको मान लेते हैं 3 यूनिट करता है, और ए को मान लेते हैं कितना यूनिट करता है 2 यूनिट करता है, बी को 3। हालांकि इसका कोई गारंटी नहीं कि ये सही होगा, लेकिन ये हीट एंड ट्रायल पे बनाते हैं, सेटिस्फाइड करवाते हैं सवाल को। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप पूछा है कि बताइए अगर बी अकेले इस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा।
बाबू टोटल काम है कितना 6 करने के लिए, और इसको बी अकेले करेगा, तो बी अकेले करेगा तो बी का कैपेसिटी कितना 3, यानी 6 काम है और बी का क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क में क्षमता से भागा दीजिए, समय आ जाता है, यानी कि बी जो है अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, 2 दिन खत्म। आइए मैं इसे चेक भी कर लेता हूँ, क्या ये जो 3 और 2 लिया गया है ये सही है कि नहीं, इसको चेक आप कर भी सकते हैं। आइए देखते हैं, कहा गया है कि टोटल वर्क जो भी उसका आधा काम कौन करेगा, ए करेगा, तो बाबू 6 काम है, आधा काम 1/2 भाग, 1/2 भाग कहने का मतलब 3 यूनिट काम, इसको कौन करेगा, ए अकेले करेगा, तो 3 काम है और ए का क्षमता कितना 2 यूनिट, तो कितना समय लगेगा, तो क्षमता से भागा दीजिएगा, तो यहाँ पर 1.5 दिन लग जाएगा, यानी कि 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1.5 दिन लगेगा, किसको करने में, ए को। तो आधा काम तो ए कर दिया और शेष कितना बचा, 6 में से आधा 3 कर देगा, तो आधा काम और बचेगा, इसको कौन करेगा, बी करेगा, तो बी का क्षमता कितना है 3 है, काम 3 करने के लिए क्षमता भी 3 है, तो इसको कितना दिन लगेगा, 1 दिन। तो आप बताइए आधा काम करने में इसको 1.5 दिन लगा और इसको आधा काम करने में 1 दिन लगा, क्योंकि पूरा काम 6 था ना बाबू, तो आधा 3 ये कर दिया और आधा 3 कौन करेगा, बी। और अब टोटल समय कितना लगेगा, तो 1.5 और 1 कितना, 2.5 दिन। और आपसे सवाल में भी बोला था कि आधा ए करेगा और आधा बी करेगा तो 2.5 दिन लगता है, मतलब मेरे द्वारा जो माना गया यहाँ पर हर वैल्यू क्या है, सेटिस्फाइड होगा, इसीलिए इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, खत्म। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 59 को लेकर। बहुत ही जीरो से समझाएंगे बाबू, कोई बच्चा अगर कहे कि हमको मैथ कमजोर है, गलत, ये पॉसिबल ही नहीं। आप एक बार हमसे जुड़ कर देखिए और कैसे आप कह दीजिए कि मैथ कमजोर है, हमको समझ में नहीं आता है। क्या आपको नहीं समझ में आता, क्या आपको यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ ये नहीं पता चलता, क्या आपको यहाँ पर 5 लिखता हूँ वो नहीं पता चलता, क्या नहीं आपको पता चलता है, कैसे आपको मैथ कमजोर रहेगा बताइए, क्यों नहीं समझ में आएगा। अपने आप का जो अंदर का जो डर है वो हटाइए, कैसे नहीं मैथ समझ में आएगा बाबू, एक बार हमसे आप जुड़ कर देखिए। आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको समझा कर रहेंगे, आपको 2 नहीं आएगा मैं 1 से सिखाऊंगा, 1 नहीं आएगा 0 से सिखाऊंगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। समझाने का गारंटी बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाएंगे, जो कि और आपको कोई और बहुत कम आदमी है जो इस लेवल से आपको समझा पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 बाबू। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 गो पॉइंट है, 2 गो बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बाबू -6 और 2, और एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 और 4। और आपसे पूछा ये दोनों पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप लोग लेकर आना, फाइंड करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल होता है कि अगर किसी भी 2 पॉइंट दिया रहेगा और उसका बीच का डिस्टेंस लाना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला नहीं आता, भूल गए, दिमाग वहाँ पर काम नहीं करे, तब कैसे डिस्टेंस निकालिएगा। तब देखिए मेरे द्वारा यहाँ पर तरीका, अगर आप फॉर्मूला भूल जाइएगा तो सीधा क्या करिएगा, पहला वाला पद को पहला वाला में घटाइएगा। बोलिए -6 में 2 को घटाएंगे तो -8 आएगा। क्या इतना भी आप समझदार ने, -6 में घटाना है किसको, 2 को, तो -6 - 2 कितना हो जाएगा, -8। तो पहला पद में पहला पद को घटाइएगा तो -8 आएगा, इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर, प्लस दूसरा पद में दूसरा पद को घटाइएगा तो 2 में से 4 का कितना बनेगा, -2 बनेगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए बस। और इसका जो भी वर्गमूल होगा, जो भी रूट होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इतना सा काम करना था। अगर फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा बाबू, क्या करें, पहला पद को पहला में घटाएं -8 है, दूसरा पद को दूसरा में घटाएं -2 आएगा, होल स्क्वायर करिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 8 का स्क्वायर करिए तो क्योंकि माइनस में रहे फिर भी 64 आएगा, प्लस में रहेगा फिर भी 64 आएगा, तो -8। आप ऐसा नहीं कि इसी में चीज़ घटा सकते हैं, इसमें से भी आप इसको घटाइए तो वही सेम चीज़ आएगा। बस इतना ध्यान रखिए, पहला वाला को पहला वाला में घटाइएगा और सेकंड वाला को सेकंड वाला में। -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 64 2 कितना हो जाएगा बाबू, 68।
अब देखिएगा ऑप्शन में तो दूर दूर तक 68 नजर नहीं आएगा, तब क्या करेगा, तो 68 को आप तोड़ दीजिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुने 17 और 4 का वर्गमूल कितना 2 और 17 जाऊँ का ताऊ रह जाएगा। इस सवाल का उत्तर 2 रूट कितना होगा 17। हालांकि अगर आप डिस्टेंस फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो वहाँ से भी बन जाएगा। आइए मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला भी यहाँ से दे देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, लिखिएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इससे भी सवाल आप बना सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसे करेंगे भाई, अपने रास्ता से चलिए, आप खुद अपना रास्ता बनाइए। हर सवाल को बनाने के लिए नहीं कि जो फिक्स तरीका नहीं, आप अपने बेस से चलिए, अपने खुद रास्ता बनाइए कि हम इस सवाल को कैसे आसान कर सकते हैं। अपने अनुसार सोचिए सवाल को बाबू। यहाँ पर आप x2 x1 क्या आ गया बाबू, तो कुछ नहीं, इसको हम लोग x1 बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे y1, और इसको हम लोग x2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y2। तो बताइए x2 माइनस x1 मतलब पहला को पहला में यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ से भी आंसर आएगा 2 रूट कितना 17 ही खत्म। आइए सर आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझा रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये उम्मीद करते हैं और 100% उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए बढ़ते हैं 59 के बाद 60, 60 नंबर। 60 नंबर ट्रिगोनोमेट्री से सवाल लिया गया और लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट डॉट लिखा हुआ है tan 89 डिग्री। इससे पहले भी रहा होगा भाई tan 88 डिग्री, क्योंकि ये लगातार सीरीज जा रहा है और इसी का वैल्यू पूछा है आपसे। आप सवाल को कैसे बना पाइएगा, यहाँ पर लगातार जा रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट ऐसे से कहाँ तक गया 89 डिग्री तक गया। इस सवाल को आप 1 सेकेंड वो भी समय आपको नहीं लगेगा, बस देखिए आपका आंसर करेगा। पहले आपको 2 गो पॉइंट समझना पड़ेगा, इसके लिए समझिए एक बार अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको लिखा हुआ है tan A डिग्री गुने tan B डिग्री, अगर tan A डिग्री और tan B डिग्री दोनों वैल्यू tan में रहे, क्या चीज में रहे बाबू, दोनों वैल्यू tan में रहे, ये भी आपका tan है और ये भी tan है, और यहाँ पर दोनों डिग्री यानी यहाँ पर एंगल A डिग्री और यहाँ पर B डिग्री है। अगर एंगल का सम A डिग्री और B डिग्री, एंगल का सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाए, तो सीधा tan A डिग्री इंटू tan B डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों tan में रहे और बीच में गुना रहे, और अगर एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो tan A डिग्री इंटू tan A B डिग्री क्या होगा 1 होगा। यही सेम प्रोसेस कॉट में भी लगता है बाबू। कॉट में अगर कॉट A डिग्री इंटू कॉट B डिग्री है और यहाँ भी कॉट दिया हुआ और यहाँ भी कॉट दिया हुआ है, दोनों जगह क्या दिया हुआ वो कॉट दिया हुआ है, और अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए A प्लस B कितना डिग्री 90 डिग्री, तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कॉट A इंटू कॉट डिग्री बराबर क्या होगा 1 हुआ खत्म। ये 2 पॉइंट आपको क्या रखना पड़ेगा ध्यान में। अब आगे बढ़िए सवाल को बनाने का प्रयास करिए। देखिए ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुआ है 89 तक गया है। इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको पहला वाला पद को, क्योंकि आपको क्या करना है सारा सीरीज आपका tan में गया और इनटू में है, तो अगर tan में अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या आप देखिए तो 1 और 2 90 डिग्री होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए पहला पद को लास्ट वाला पद से कंपेयर करिए। यहाँ पर tan 89 डिग्री है और यहाँ पर tan कितना 1 डिग्री है, तो अगर पहला पद को लास्ट वाला पद से कंपेयर करें तो 89 और 1 कितना होता है 90, मतलब tan 1 डिग्री गुने tan 89 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसको इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, tan कितना डिग्री 1 डिग्री को किसके साथ कंपेयर कर दिए तो tan 89 डिग्री के साथ। उसी प्रकार ये tan 2 डिग्री जो है वो tan 80 के साथ पेयर लग जाएगा। जो tan आपका 2 डिग्री है वो किसके साथ चला जाएगा tan 88 के। यहाँ भी देखिए तो 2 डिग्री और 88 डिग्री क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हर 2 का पेयर लगेगा, लेकिन यहाँ से 89
1 से स्टार्ट हुआ 89 डिग्री तक गया तो 89 पद है। अगर दो दो का पेयर लगाएंगे तो 88 तक पेयर लगेगा, लेकिन एगो बच जाएगा। वो एक कौन बचता है बाबू? तो सबसे बीच वाला बचता है, और वो बीच वाला कौन होता है? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, इस चीज को समझिए। अगर आप बोलिए कि सर ये लास्ट कहाँ वाला पेयर बनेगा, तो tan कौन बनेगा? 44 जो है 46 के साथ बनेगा। बोलिए 1 डिग्री 89 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 2 डिग्री 88, 88 दो कितना? 90, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हर दो दो का पेयर लगते जाएगा और सब में 1 आते जाएगा। लेकिन 45 डिग्री तो किसी के साथ पेयर नहीं लगेगा। तो जब 45 डिग्री पेयर नहीं लगेगा तो tan 45 का खुद वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 गुने 1 गुने 1, यानी आपका इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 1 खत्म। तो इतना आपको नहीं करना था, इतना तो मैं समझाने के लिए किया हूँ। आपको बस देखते के साथ आंसर लगाना था कि सारा वैल्यू 1 89 90 2 88 90 हो जाता है, तो सब वैल्यू 1 का आता है। जो बचेगा 45 वो भी 1 होता है, यानी इस सवाल का उत्तर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 60 के बाद 61। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 61। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब सवाल। इसको लैंग्वेज देखकर आप क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज इतना घुमाया हुआ है कि आपको देख के घूम जाएगा। क्या है भाषा भाई? आइए समझते हैं। कहता है राधिका के पिता की आयु राधिका के जन्म के समय 32 वर्ष था। देखिए राधिका के जो फादर को जो आयु है, राधिका के जन्म के समय, राधिका के जन्म के समय उसका पिता का जो आयु था वो कितना था? पिता 32 साल के थे। कब? इस चीज को समझिए, पिता की आयु 32 वर्ष था, लेकिन कब? राधिका के जन्म के समय, यानी कि जब ये जन्म ली हुई होगी उस समय उसके पिता 32 साल के थे। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब कहता है जबकि उसकी माँ की आयु 29 वर्ष थी। जबकि उसकी माँ की आयु, माँ कहने का मतलब माता, जबकि उसकी माता की आयु 29 वर्ष थी। कितना साल? 29 वर्ष थी। माता की आयु 29 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। यानी कि इसका 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। बहन का जन्म, बहन का जन्म। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये छोटी बहन है। कैसा बहन है बाबू? छोटी। ये छोटी बहन है। किससे? एक राधिका हो गई और इसकी छोटी बहन कौन हो गई? ये छोटी बहन। तो कुल मिला जुलाकर मैं ऐसे बोलूँगा बाबू कि अगर राधिका का जिस समय जन्म हुआ था उस समय तो उसके पिता 32 साल के थे। अच्छा से एकदम क्लियर करिएगा, राधिका के जन्म के समय पिता कितना साल के थे? 32 साल के। और उसकी बहन के जन्म के समय उसकी माता कितना साल के थे? 29 साल के। तो एक चीज आप समझिए कि इसका जो बहन है राधिका से 4 साल क्या है? छोटी है। तो आप बोलिए अगर राधिका से 4 साल छोटी है इसका बहन, तो इसका जन्म जो हुआ होगा राधिका से 4 साल बाद हुआ होगा। आप ही बताइए, आप 2 गो भाई हैं और आपसे आपका भाई 2 साल छोटा है, तो अगर आपका जन्म 2010 में होता है तो आपका भाई का जन्म 2012 में होगा, तभी तो वो 2 साल छोटा होगा। अब ये थोड़ी कोई बोलेगा कि 2010 में हुआ है आपका जन्म, 2012 में हुआ आपका भाई का जन्म, तो भाई आपसे बड़ा होगा। नहीं, 2010 में आपका पहले जन्म हुआ, उसके बाद भाई का जन्म हुआ, तो भाई आपसे 2 साल छोटा होगा ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहन राधिका से 4 साल छोटी है, मतलब बहन का जो जन्म है 4 साल बाद हुआ होगा। तो आप बोलिए बहन का जन्म 4 साल बाद हुआ होगा राधिका से, राधिका के 4 साल बाद। अरे कैसे आप समझ रहे हैं? उसका बहन 4 साल छोटा राधिका से, तो राधिका के जन्म से 4 साल बाद कौन जन्म ली होगी? उसकी बहन। तो राधिका के जन्म से 4 साल बाद उसका बहन जन्म ली है, यानी कि बहन 4 साल बाद जन्म ली है। तो बोलिए माता का जो भी आयु है वो 4 साल बाद क्या होगा? 29 साल हुआ। यानी कि राधिका के 4 साल बाद जन्म ली है बहन,
तो राधिका के जन्म के 4 साल बाद उसका बहन 29 साल के होगी, माता 29 साल के होंगे। तो बोले राधिका के जन्म के समय उसके माता कितना साल के होंगे, तो आप बताइए राधिका के जन्म के समय माता कितना साल के होंगे। तो बोलिए 4 साल बाद माता कितना साल के, 29 साल के। तो बोलिए राधिका के जन्म तो 4 साल पहले ही हो चुका है, तो 4 साल पहले माता कितना साल के होंगे, 29 में से 4 ये कितना, 25 साल के। तो आप बोलिए राधिका के जन्म के समय माता 25 साल के और पिता 32 साल के, तो दोनों का आयु में अंतर कितना होगा, 7 साल। खत्म। इस सवाल का उत्तर 7 होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा कि बोलिए 4 साल बाद राधिका का जन्म होता है, यानी कि 4 साल बाद है ना इसका माता 29 साल के होगा, तो राधिका के समय उसका माता 4 साल छोटी रही होगी, यानी 25 साल के, और पिता 32 साल के, तो दोनों का एक अंतर कितना, 7 साल। खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल देखिए 62। अगला सवाल 62 ये है, कहता है कि लकड़ी का एक कटोरा है। ये पहले भी एक सेट में मैं करवा चुका हूँ। लकड़ी का एक कटोरा है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो। मतलब यह है कि लकड़ी का एक टोकरी है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहने का मतलब ये घनाभकार बनेगा। इस प्रकार से घनाभकार बन जाएगा। ये लकड़ी का एक टोकरी है बाबू, जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 2.4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ इसका, तो 0.9 मीटर। और ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई आपको दिया हुआ 1.2 मीटर। और आपसे ये बोला है कि इस टोकरी में 6 सेंटीमीटर चौड़े लोहा के घन से भरा गया है। इस टोकरी में 6 सेंटीमीटर चौड़ा लोहा के घन। तो बताइए सर 6 सेंटीमीटर चौड़ा रहेगा तो घनाभ बन जाएगा। 6 सेंटीमीटर चौड़ा रहेगा तो क्या बन जाएगा, घनाभ। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर चौड़ा लोहे से क्या किया गया, भरा गया। साफ शब्द में बोला है कि 6 सेंटीमीटर चौड़ा लोहे के घनों से भरा गया होगा। तो कितना घन आएगा, तो आप बताइए। सिंपल इसमें फंडा है कि घनाभ का आयतन बटा जिससे भरा गया है उस घन का आयतन, तो संख्या आ जाएगा। तो इसका लंबाई कितना है भाई, 6 मीटर चौड़ा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, तो लंबाई भी इसका 6 होगा। घन है तो चौड़ाई भी इसका कितना हो जाएगा, 6 होगा, और ऊंचाई भी 6 होगा, क्योंकि घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। अब आपसे पूछा है कि टोटल क्या बोला है बाबू, कि इसको पूरा भरने के लिए ऐसा कितना घन का जरूरत पड़ेगा। तो संख्या लाने के लिए घनाभ का आयतन बटे किसका, घन का आयतन, यानी कि जिससे भरना है उसका आयतन से क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो आप पहले ये सेंटीमीटर में है बाबू, ये सेंटीमीटर में, तो आप इस चीज़ को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। बोलिए अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कितना से गुना करते हैं, 100 से। 100 से गुना करिए तो ये लंबाई 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू, तो ऊंचाई हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है घनों की संख्या, यानी कि घनों की संख्या कितना घन लगेगा। तो घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, घनाभ का आयतन कितना लगा देंगे, L गुने B गुने H, यानी कि 240 गुने 90 और गुने कितना 120, और बटे घन का आयतन किससे भरना है उसका, यानी कि जिसमें भरना है उसका आयतन बटा जिससे भरना उसका आयतन से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो इसका आयतन लगाएंगे तो एल क्यू कहिए या एल गुने बी गुने एच कहिए, बात क्या है सेम ही, बस भागा दी। 6 से काटिएगा तो 6 चौक कितना कटेगा 24, 6 से इसको काटिएगा तो 15 छक कितना कट जाएगा 90, और 6 से इसको काटिएगा तो ये 20 छक 20 से, यानी जो संख्या हो जाएगा घन का वो हो जाएगा टोटल 15 चौको 60 और 6 दूनी 12, यानी कि 12,000 घनों की संख्या हुआ। इस सवाल का जो उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 खाता। तो इतना सा काम करना था। आइए हर चीज़ आ रहा है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 63 नंबर सवाल आ गया, पानी टंकी से सवाल ले गया। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये एक खाली टंकी को 5 घंटा में भरता है। एक नल ए है, ये खाली टंकी को कितना घंटा में भरेगा? 5 घंटा में। और बी से 6.25 घंटों समय लेता है। पाइप बी से भरने में इतना समय लेता है। पाइप बी जो है इसको भरने में 6.25 आवर लेता है, यानी कि 6.25 घंटा बी लेता है। आगे बढ़ते हैं सवाल में आहिस्ता आहिस्ता। तो बोला है कि जब टंकी खाली था तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। सवाल बहुत आसान है। देखिए एक बार इसको डायग्राम पहले समझा देते हैं बाबू। खाली हौज में दोनों नल को खोला गया, दोनों नल को खोला गया खाली हौज में। अब जरा गौर करिए, खाली हौज में दोनों नल को खोल दिया गया, यानी कि नल ए भी पानी भर रहा होगा, बी भी पानी भर रहा होगा, बी भी पानी भर रहा होगा। लेकिन सवाल में बोला है कि कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता। तो आप बताइए, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता, मान लेते हैं बी को यहाँ पर क्या किया? बंद कर दिया। तो अब आगे जो है बी को बंद कर देगा तो बी तो काम नहीं करेगा। अब आगे अकेले कौन काम कर रहा होगा? ए काम कर रहा होगा। और इस प्रकार टोटल टंकी भरने में कितना? पूरा टंकी भरने में, साफ सब शब्दों में लिखा हुआ, इस प्रकार टंकी पूरा भरने में, टंकी भरने में 3 घंटा 3.4 घंटा लग गया। इस प्रकार टंकी पूरा भरने में 3.4 आवर लग गया। तो यहाँ पर एक ही चीज को ध्यान दीजिएगा बाबू कि दोनों मिलकर काम करने के लिए चालू किया, कुछ देर के बाद बी को बंद कर दिया तो ए अकेले काम किया। आप इस चीज को गौर करिए, ए शुरू से लास्ट तक काम किया है, क्योंकि ए को कहीं पे भी कोई बंद नहीं करता है, यानी ए शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है। और पूरा टंकी 3.4 घंटा में भरा, तो 3.4 घंटा कौन काम किया होगा? ए किया होगा। और बाकी जो बचा होगा वो कौन किया होगा? बी, क्योंकि यहाँ पर दो ही नल कामें करता है, एक ए करता है, एक बी करता है। तो ए 3.4 करने के बाद जो बचा होगा वही ना बी करके बंद कर दिया होगा। तो आइए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, टोटल टंकी का कैपेसिटी हो जाएगा कितना? तो यहाँ पर आप एलसीएम दोनों का लीजिए तो 625। हालांकि आप कुछ भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं बाबू, कुछ भी नंबर यहाँ पर यूनिट में मान सकते हैं, बशर्ते ये दोनों नंबर से कटना चाहिए। अगर 5 घंटा में 600 मिनट, क्षमता मान ली कि टंकी का जो क्षमता है वो 625 का है। अब बताइए 5 घंटा में पूरा टंकी को भर देगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 5 से भागा दीजिए तो 125। 1 घंटा में ये 125 यूनिट भरेगा। ये कितना भरेगा? बी 1 घंटा में, तो 625 से भागा दिया तो कट जाएगा और डेसिमल में 100 ऊपर चल जाएगा, यानी 1 घंटा में ये 100 यूनिट भरेगा। अब आगे बढ़िए, दोनों को चालू किया था, बी को बंद करता है, लेकिन ये तो लगातार चलते आ रहा है तो ये 3.4 आवर काम करेगा, यानी ये कितना घंटा काम करेगा? 3.4 घंटा। आपको पता है बाबू कि ये जो है 1 घंटा में, यही ना 1 आवर का काम है, ये 1 आवर का काम है। ये जो है 1 घंटा में कितना भरता है? 125 यूनिट भरता है। तो 3.4 घंटा में कितना भरेगा? तो 3.4 गुने 125। पॉइंट को अगर हटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 0। काटिएगा तो 17 दूनी 34 कटेगा, ये 5 दूनी 10 कटेगा, 5 से काटे तो 25 पचे 25 से कटेगा। 25 में 17 से गुना करने के लिए तरीका सिखा चुके हैं, यानी 25 में 17 से गुना करिए 400 कितना आएगा? 25। यानी कि 3.4 घंटा ये लगातार पूरा शुरू से अंत तक चला। तो टोटल कितना पानी भर गया? 425 यूनिट। टोटल भरना था कितना भाई? 625, जिसमें से 425 यूनिट ये अकेले भरा। तो शेष कितना बचा होगा? तो शेष कितना बचा होगा? 200। तो आप ही बताइए, यहाँ पर 2 ही नल काम करता है, ए 425 यूनिट भर दिया होगा, तो बाकी कौन भरा होगा भाई? तो बाकी भरा होगा कौन? बी। और बी उतना भर के उसको क्या कर दिया होगा? बंद कर दिया होगा। तो आप बताइए 200 यूनिट भरने में बी को कितना समय लगा होगा? तो बी का क्षमता 100 यूनिट भरने का और 200 भरना, यानी कि बी को भरने में कितना समय लगा होगा? 2 घंटा।
यानी कि बी कितना देर तक चला होगा, तो मात्र बी 2 घंटा तक चला होगा और 2 घंटा के बाद बी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 2, क्योंकि आपसे पूछा है कि कितना समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सर, नोट करिए। देखिए सर, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही कम समय लगेगा इसको बनाने में, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन कहता है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 12 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाबू 12 से कोई स्पेशल विभाज्यता का नियम नहीं है, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो 12 के लिए स्पेशल नहीं बनाया गया। आपको 12 से अगर विभाज्यता के नियम चेक करना है तो आप 12 को 2 प्राइम नंबर में तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, किसी भी नंबर को 12, 24, 20, 72, 88 कोई भी नंबर रहे और चेक करना रहे उसको विभाज्यता का नियम, तो उसको 2 प्राइम नंबर या 3 प्राइम नंबर में क्या करें, तोड़ दीजिए। क्या चीज़ में तोड़ दीजिए, प्राइम नंबर में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइम नंबर में होना चाहिए, कि जिसका कॉमन नहीं निकलना चाहिए। जैसे 12 को तोड़िएगा तो 3 6 कितना होगा, 12। तो ये दोनों जो तोड़ रहे हैं, जो फैक्टर आप तोड़ रहे हैं 3 और 4, इसमें एक के अलावा कॉमन दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि 24 से विभाज्यता का नियम, तो 24 से अगर तोड़िए कि 6 से कट दे और 4 से कटे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 24 को 6 और 4 तोड़ें तो इसमें कॉमन एक के अलावा और आ जा रहा है, इसमें कॉमन 2 भी है, तो ऐसे आप नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ना चाहते हैं 24 को, तो 24 को 8 3 24 तोड़िएगा, ताकि दोनों में एक के अलावा कॉमन नहीं है। तो आप किस फॉर्म में तोड़िएगा ये आप जान गए कि 12 को तोड़ेंगे 3 गुने 4 में, यानी कि 12 से वही नंबर कटेगी, 12 से वही नंबर कटेगी जो 3 से भी कट जाए और किस से भी कट जाए, 4 से कट जाए। और 3 से कटने के लिए और 4 से कटने के लिए विभाज्यता का नियम आप जानते हैं। तो पहले आप 4 से चेक कर लीजिए, क्योंकि 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। तो बताइए सर, लास्ट का 2 डिजिट देखें, लास्ट में कितना है, 0 6, क्या 0 6 4 से कटेगा, नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 12 से कटने के लिए 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। तो 4 से कट ही नहीं रहा तो 12 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए तो 72 कट रहा है 4 से, 96 भी कट रहा है 4 से, 88 भी कट रहा है। 3 ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड। अब हम चेक कर लेंगे किससे बाबू, 3 से, कि 3 से भी कट रहा है कि नहीं, क्योंकि 4 से तो कट रहा है, 3 से भी चेक कर लें। 3 से चेक करने के लिए अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए, जो अंक का योग है वो 3 से कटना चाहिए। देखिए चेक करके, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 7 26, 26 और 2 कितना 28। अंकों का योग 28 है, जो कि 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर देखिए अंकों के योग 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 6 कितना होता है, 32। और 32 भी आप देख रहे हैं अंकों का योग है 32, और 32 भी 3 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। आइए लास्ट ऑप्शन है, तो आप चेक करिए, नहीं तो मार दीजिए, आपका आंसर होगा। चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाए कितना, 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 और 4 कितना होगा, 17, और 17 और 8 कितना होगा, 25, 25 और 8 कितना होगा, 33, और 33 आपका 3 से कट रहा है। इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर। हालांकि इसको और आसान से भी बनाया सकता है, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना रहता है, तो अंकों को योग जो होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 से कटना चाहिए। या तो दूसरे तरीक़ा से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो जहाँ पर आपको 3 नज़र दे या 6 नज़र दे या 9 नज़र दे, उसको हटाते चलिए। जैसे ये 3 नज़र है, इसको हटा देंगे, ये 6 नज़र है, इसको भी हटा देंगे, 3 नज़र है, यानी जो 3 का मल्टीपल वाला डिजिट है उसको पहले हटा देंगे। अब बचा 4 अवयव, तो 4 अवयव 5 ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा नंबर 3 से नहीं। तो इस तरह से आप और आसानी तरीक़ा से क्या कर सकते, चेक कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद ही नहीं, मैं गारंटी के साथ भी कर सकता हूँ कि अगर आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए आप अगले सवाल पे चलते हैं। 65 तो मुजमानी बन जाएगा सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आपको पता होना चाहिए 65 में, कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज समरूप हो जाए, कोई भी 2 त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप होगा
तो जो इसका हाइट का ऊंचाई होगा h1/h2, जो इसका हाइट का ऊंचाई होगा वही इसका भुजा के भी ऊंचाई होगा। भुजा कहने का मतलब a1 और a2, जो इसका भुजा का ऊंचाई होगा वही इसका परिमाप का ऊंचाई होगा p1 और p2। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये हो कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसका ऊंचाई का अनुपात, यानी इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई, जो ऊंचाई का अनुपात होगा दोनों का वही इसका भुजा के भी अनुपात होगा और वही इसका परिमाप के भी अनुपात होगा। ये थ्योरी होता है जब समरूप होता है। सवाल में बोला है कि दो त्रिभुज समरूप है और भुजा का अनुपात कितना है, 1:3 है। और आप बताइए जो भुजा का अनुपात 1:3 है तो शीर्ष लंब किसको बोलते हैं, ऊंचाई का। तो अगर भुजा का अनुपात 1:3 है तो बताइए ऊंचाई का भी अनुपात कितना हो जाएगा, h1 और h2 का भी अनुपात 1:3 है। क्योंकि यहाँ पर बताइए कि जो ऊंचाई का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा। ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, भुजा का अनुपात 1:3 है, ऊंचाई का अनुपात भी 1:3। इस सवाल का उत्तर 1:3 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आया कैसे आया ये आपको चैप्टर वहाँ पे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ज्योमेट्री में पढ़ना है। 66 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, मानक विचलन पे है ये। इस पे बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ते हैं इस सवाल को। लिखा हुआ है 11, 7, 10, 13, 9। 11, 7, 10, 13, 9। इसका आपको मानक विचलन लेकर आना है। ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। अगर आप इसको मानक विचलन लाना चाहते हैं तो इसके लिए रूल है, सबसे पहले इसको माध्य निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बाबू, माध्य निकालिएगा तो माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या करें तो 11, 7, 18, 18, 10 कितना 28, 28 और 13, 41 और 9 कितना 50। तो योग बटे संख्या का एक है 5 गो, 5 से काट दीजिए तो 5 से 5 खत्म, माध्य क्या आ जाएगा 10। अब आ जाइए मानक विचलन पे। मानक विचलन कैसे आप इसको लेकर आइएगा, मानक विचलन। तो मानक विचलन लाने के लिए आपको क्या करना है, रूट लगाना है। मानक विचलन बराबर होगा रूट, और जो माध्य लेकर आए हैं वो माध्य में से हर नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि माध्य में से एक बार 11 को घटाना पड़ेगा, माध्य में से एक बार ये 7 को घटाना पड़ेगा, एक बार 10 को घटाना पड़ेगा, एक बार 9 को घटाना पड़ेगा, एक बार 13 को और एक बार किसको 9 को। और घटाने के बाद सबको स्क्वायर करिए ध्यान से। मानक विचलन बराबर माध्य लाने के बाद माध्य में से हर नंबर को आप घटाइए। तो 10 में से 11 गया -1 और -1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही आएगा। इतना तो समझदार है ये। 10 में से 11 जाएगा तो -1 और -1 का होल स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। -1 का होल स्क्वायर करते हैं चलिए। 10 में से 7 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 10 गया तो 0 का होल स्क्वायर 0। 10 में से 13 गया 3 का होल स्क्वायर। 10 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। और टोटल नंबर से क्या करिए, भागा दे दीजिए टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 से भागा दे, बस खत्म। इतना सा आपको काम करना है। आप एक बार पुनः इस चीज़ को समझेंगे। मानक विचलन लाने के लिए बाबू पहले हम क्या निकालते हैं, माध्य में से हर एक पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। हर एक पद को घटाने के बाद उसको स्क्वायर करते जाएंगे। तो यहाँ स्क्वायर करते गए हैं और जोड़ दिए। एक स्टेप और अगर आगे हम बढ़ते हैं बहुत ये आएगा। 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि प्लस हो जाएगा, माइनस को स्क्वायर करेंगे तो फिर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। वही 9 और 9 18, 18 को 19 1 20, अब 20 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी इसका उत्तर आएगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी इस सवाल का उत्तर कितना होगा 4। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए बाबू आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 को अगर आप देखिएगा तो कहता है कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे चोर दिखाई देता है। यानी एक सिपाही है और सिपाही को अपने से आगे, यानी ये सिपाही है और सिपाही से अपने से आगे 100 मीटर आगे, कितना मीटर आगे भाई, 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है।
चोर। अब क्या होता है ये देखिए, जैसे ही चोर को सिपाही देखता है उसी समय चोर भी सिपाही को क्या करता है, देखता है। ये आपका क्या है, सिपाही, और ये है जो आपका क्या है, चोर है। ये है जो आपका क्या है, चोर है। तो अब एक चीज को आप देखिए, सिपाही चोर को देखता है और चोर उसी समय सिपाही को देख लेता है। अब क्या होता है कि चोर भागना चालू करता है और सिपाही उसको पीछा करना चालू कर देता है। और सिपाही जो है ये चोर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पीछा करने लगता है, और चोर जो है ये आगे भागने लगता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो आप ही बताइए बाबू, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पीछा कर रहा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चोर भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो ऐसा समय आएगा ना कि चोर को सिपाही पकड़ लेगा, अगर सीधा डायरेक्शन में जाएगा तो, क्योंकि इसका चाल 10 है और चोर का चाल कितना, 8 ही है। तो कहीं न कहीं एक समय आएगा चोर सिपाही से पकड़ा जाएगा। तो सवाल में आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। कितना मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो आप इस चीज़ को गौर करिए। मैं पिछले क्लास में बताया तो हर चीज़ तो रिपीटेशन होता है यहाँ पे ना, कि अगर दोनों का चलने का समय सेम हो, ये भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा करना चालू हुआ, उसी समय चोर 8 से क्या हुआ, भागना चालू हुआ। तो दोनों का जो चलने का जो समय यानी कि भागने का जो समय है और पीछा करने का समय वो सेम समय है। तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, मिलने का समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, मतलब मिलने का समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। इस चीज को ध्यान, लेकिन ये हम तब लगाएंगे बाबू जब दोनों एक समय, ये भी उसी समय पीछा कर रहा होगा और ये भी उसी समय भाग रहा होगा। तब ऐसा अगर रहता कि ये पीछा किया 10 बजे और ये भागना चालू किया कितना, 11 बजे, तो ये रूल डायरेक्ट फेल हो जाता। वहां पर समय को समान करते। तो यहाँ पर जिस समय ये पीछा कर रहा है उसी समय भाग रहा है, समय सेम है तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा मिलने का। दूरी कितना है भाई, बीच का, दोनों का बीच का दूरी, तो दूरी है कितना, 100 मीटर। तो समय बराबर दूरी और बटा चाल, चाल दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा तो चाल घट जाएगा। तो यहाँ पर चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे समय लाने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ऊपर मीटर में है और नीचे किलोमीटर पर घंटा में है। तो ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर पर घंटा में है। तो समय बराबर तो लगा दें कि दूरी बटा चाल हुआ। तो आप नीचे वाला वैल्यू को क्या करिए, ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए छोटू को छोटू से गुना कर दे, छोटा में लाने के लिए छोटू से गुना। ये चीज आप समझिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में गुना करने लाने के लिए 5/18 से गुना। ये छोटा वैल्यू इसलिए छोटा से गुना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से गुना। ये बड़ा वैल्यू में लाना तो बड़ा से गुना, छोटा में लाना तो छोटा से गुना। तो ये छोटा में लाना है तो कितना, 5/18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। अब बताइए 5 दूनी 10, 10 से एगो 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180 क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, सेकंड, 180 सेकंड। यानी 180 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। तो वही बोल रहा कि चोर कितना भागा। तो आप बोलिए अगर ये 180 सेकंड में चोर पकड़ा रहा है तो 180 सेकंड तक तो ये भागा होगा ना, तो कितना भागने के बाद पकड़ा गया। तो आप ही बताइए 180 सेकंड तक ये भागा तो 180 सेकंड में कितना भागेगा, यानी दूरी लाना है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 180 सेकंड भागा है और चाल इसका 8 है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल 8 है। ये किलोमीटर में तो छोटू में गुना कर दिए लाने के लिए 5/18 से, और समय कितना भागा, 180 सेकंड तक भाग रहा है। तो 18 से 18 8 × 40, यानी यहाँ पर आ जाएगा 400 मीटर। यानी 400 मीटर भागने के बाद चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। आप इस चीज को फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अगर डाउट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 180 सेकंड में चोर जो है वो पकड़ा जाएगा।
तो 180 सेकंड तक ये भागा होगा ना बाबू। तो 180 सेकंड में कितना दूर भागा, तो दूरी लाना, तो दूरी बराबर चाल पता है और समय कितना देर भागा वो भी पता है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय 400 मीटर है। 400 मीटर भागने के बाद चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। और ये सोच लीजिए कि चोर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, कुछ देगा। तो इसीलिए आप लोग ये काम ना करेंगे। आइए 67 के बाद 68 पे। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। इसमें बैठा एक यात्री देखता है कि समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में आ रही एक मालगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो इसकी चाल बताइए। ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। क्वेश्चन नंबर 67। एक मालगाड़ी है, मान लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये मालगाड़ी है, और जो किस चाल से चल रही है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये मालगाड़ी क्या है, चल रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि इनमें बैठा एक यात्री देखता है कि समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही है एक मालगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी, इधर से भी आ रही है, किस चाल नहीं है, विपरीत दिशा से आ रही है एक मालगाड़ी, इसे कितना सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाता है। और इसका लंबाई दिया हुआ है इस रेलगाड़ी का 280 मीटर। 200 कितना 80 मीटर, 9 सेकंड में पार करते। इसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए बाबू कि इस सवाल को आप कैसे बना पाएगा, देखिएगा, ध्यान अच्छे से देखिएगा। अगर इस चीज को देखना, कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही रेलगाड़ी में एक बैठा व्यक्ति, ये व्यक्ति अनुभव करता है, रेलगाड़ी नहीं, ये व्यक्ति, इसमें बैठा एक व्यक्ति अपने से विपरीत दिशा में से आ रही रेलगाड़ी उसको 9 सेकंड में पार कर जाता है। किसको, ये व्यक्ति को पार कर रही है रेलगाड़ी। तो आप बताइए, अगर ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो इसके द्वारा तय की गई दूरी खुद का अपना क्या होगा, लंबाई। इस चीज को समझिए, क्योंकि रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति खंभा पोल को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी खुद का उसका अपना लंबाई होता है। तो ये व्यक्ति अनुभव करता है कि हमको ये रेलगाड़ी कितना सेकंड में पार करेगी, 9 सेकंड में पार करेगी। कितना में, 9 सेकंड में। तो जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी बराबर क्या होगा, 280 मीटर। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करी तो इसके रेलगाड़ी के लंबाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ व्यक्ति से मतलब। और व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी बराबर 280 मीटर होगा। इसका चाल नहीं पता है, चाल मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर, तो दूरी कितना है भाव, कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूरी 280 मीटर। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। चाल क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे तो चाल जुट जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा, जुट जाएगा तो 50 और प्लस क्या हो जाएगा, x। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको चेंज कर दीजिए, किलोमीटर पर घंटा से मीटर में लाइए तो 5/किस से 18 से। तो दूरी बराबर चाल हो गया गुने समय, कितना समय लगता है, तो 9 सेकंड। अब भाई इसको काटा पीटी में चाह दीजिए भाई, x का वैल्यू आ जाएगा 9 दूनी 18, क्रॉस कर दीजिए। तो 280 दूनी अगर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 280 में 2 से गुना करेंगे 28 दूनी 56, 560 मीटर। 5 से गुना करें तो 5 × 5 = 25, 250 प्लस कितना हो जाएगा 5x। 250 इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 560 में से अगर 250 जाता है तो ये कितना बचेगा, 250 हो जाएगा तो 250 यानी कि 260 बच जाएगा, बराबर कितना 5x। भागा दीजिएगा 5 से तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 आ जाएगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 52। यानी x माने थे रेलगाड़ी का चाल और रेलगाड़ी का चाल आ गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म। यानी आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 52 तो है ही नहीं ऑप्शन में, कहाँ पे गलती की है भाई। देखिए तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो 28 दूनी कितना होगा, 56, 560। 250 से अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 250 0 6, अच्छा
ये गलती घटा दिए हैं, 0 में से 0 चला जाएगा और 6 में से 5 गया 1, 310 आ जाएगा वो, और 5 से इसको भागा दिए तो ये आ जाएगा 62 किलोमीटर पर। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं 69 पे। ये 68 था बाबू, ये 68 था, 69 को देखिए। 69 नंबर हम लोग अब लास्ट के करीब है 69 को। कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। कोई धन, कोई आता पता नहीं है कि धन क्या है मेरा, कोई आता पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई धन, और धन को हम लोग बोलते हैं मूलधन। कोई धन 8 साल में अपने का दुगना हो जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई धन हम 10 लगाएंगे तो 8 साल में 20 हो जाएगा, दुगना होगा। 1 रुपया लगाएंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो अगर धन 1 से 2 हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिश्र धन, जिसको हम लोग सूचित करते हैं ए से अमाउंट से। तो आप मूलधन के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो मान लीजिए कि हम धन 1 रुपया लगाए होंगे और वो 8 साल में, कितना साल में बाबू, 8 साल में वो धन कितना गुना हो जाएगा। नहीं, पूछा है कितने बजे वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना। हाँ, 8 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी आप 1 रुपया लगाए होंगे तो 8 साल में ये जो राशि है ये 2 गुना होकर यानी 2 रुपया हो गया होगा। आप यहाँ पे धन के बारे में कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सवाल जो है धन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। धन अगर 20 भी लीजिएगा तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा 40। तो 1 लीजिए ताकि आसान हो जाएगा। मूलधन अगर 1 है तो हो गया कितना 8 साल में 2। अब मूलधन पता मिश्रधन पता तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन को हम लोग ब्याज बोलते हैं। ये सही कितना आ गया, ये 1 आ गया। क्या आपसे दर नहीं आएगा, तो दर बराबर ब्याज कितना 1, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना बाबू 1, और गुने समय, समय कितना 8 साल। 8 में भागा दिए 100, 100 में भागा दिए 8 से, तो 12.5 की 100 होता है। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 12.5, यानी कि आपका जो दर होगा 12.1/2 आपका ऑप्शन नंबर बी। एक और लास्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70। उसके बाद आज 8 नंबर सवाल 8 नंबर सेट फिनिश और लेवल 1 आपका खत्म। अगले वीडियो में आपको लेवल 2 मिलेगा और वो सेट 9 से। इस क्वेश्चन में दिया हो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 220 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 124, 2 साल का एसआई, 2 साल का एसआई 120 रुपया है, और 2 साल का सीआई बाऊ 100 कितना रुपया 24 है। तो इसको सीधा दर निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी आर लाना है, R% लाना, तो सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या कंसेप्ट भी। यहाँ पर होता है सीधा, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, आर निकालना चाहते हैं, तो आर का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 गुने ब्याजों का अंतर बटे एसआई, 2 गुने ब्याजों का अंतर बटे एसआई। तो 2 गुने ब्याजों का अंतर कितना हो जाएगा भाई 4, और बटे एसआई, एसआई कितना 120 गुने 100, परसेंटेज मिलाना तो कितना से 100। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं फॉर्मूला कि अगर 2 साल का एसआई दिया हुआ है और सीआई दिया हुआ है, तो दर लाने के लिए लिखिएगा 2 गुने ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बटे एसआई, गुने 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा दर। लेकिन ये तब तक फॉलो करेगा बाबू जब 2 ही साल का एसआई और 2 ही साल का सीआई दिया रहेगा तब। यहाँ से काटा पीटी में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 2 से 10 में गुना करें तो 20 बटा कितना आ जाएगा 3, भागा दीजिए तो 6.2/3%। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 6.2/3% खत्म। तो इस तरह से अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने होंगे और आप वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे, तो आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।